चलिए, गुड मॉर्निंग। आ गए? तो अब है ना, आज से स्टार्ट करते हैं एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट। तो कीट विज्ञान में हम कुछ शब्द अंग्रेजी के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कीट विज्ञान में हिंदी बहुत ही कठिन है। आप हिंदी बिल्कुल याद मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन है ना। कीटों के नाम भी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में तो बहुत ही कठिन है, इनको बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे आप। इंग्लिश में याद करना, कुछ जो टेक्निकल टर्म है वो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगी। आप भी जानते हैं कि टेक्निकल टर्म हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, शुद्ध हिंदी बहुत कठिन होती है। शुद्ध हिंदी जो है बहुत बहुत ही ज्यादा कठिन है। एंटोमोलॉजी की जो शुद्ध हिंदी है वो क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है। क्लियर सभी को बताएं। चलिए पढ़ना चालू करें भाई। आ गए आप सभी? चलिए, आप सभी आ गए, स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम, कीट विज्ञान, ठीक है ना, एंटोमोलॉजी। अब ध्यान से सुनते चलना एक एक चीज। एंटोमोलॉजी क्या है? तो एंटोमोलॉजी विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी क्या है? तो कीट विज्ञान, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, कीट विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, कीट विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कीट विज्ञान। अब कीट विज्ञान क्या है? भाई जूलॉजी की कह सकते हैं, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, है ना। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका? कीटों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। अध्ययन करते हैं उसे हम कीट विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन करते हैं उसे हम कीट विज्ञान कहते हैं। चलिए, दिख नहीं रहा क्या? एक बार एप्लीकेशन से बाहर निकल के दोबारा से इंटर कर लो, दिख जाएगा। एक बार एप्लीकेशन से बाहर निकलो, फिर दोबारा से कनेक्ट कर लो, फिर से दिखना चालू हो जाएगा। तो देखो कीट विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं उसे हम कीट विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है। एंटोमोलॉजी जो है किस भाषा का शब्द है? तो एंटोमोलॉजी जो है किस भाषा का शब्द है? एंटोमोलॉजी किसका, ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एंटोमोलॉजी किस किससे, एंटोमो और दूसरा लोगस। किस किस शब्द से मिलकर बना है? एंटोमो। किससे मिलकर बना है? एंटोमो, ठीक है ना। एंटोमो प्लस लोगस, प्लस लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है एंटोमो प्लस लोगस। क्या होता है? एंटोमो शब्द का मतलब होता है कीट, इंसेक्ट। एंटोमो शब्द का मतलब क्या है, कीट, ठीक है। और लोगस का मतलब अध्ययन करना, डिस्करेज करना। तो एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। कौन सा? एंटोमो, दूसरा लोगस होता है। एंटोमो शब्द का मतलब होता है कीट, और लोगस का मतलब डिस्करेज, मतलब अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना। एक इंसेक्ट का भी मतलब होता है ऐसे जीव जिनका शरीर क्या होता है, खंडों में विभक्त होता है, ठीक है। कट इनटू सेक्शन का मतलब होता है ऐसे जीव जिनका शरीर खंडों में विभक्त होता है। एक्चुअली इंसेक्ट का भी मतलब क्या है कि भैया इनका शरीर जो होता है खंडों में विभक्त होता है। इनका जो शरीर होता है, शरीर, शरीर किसमें, खंडों में विभक्त होता है। शरीर किसमें, खंडों में विभक्त होता है। क्लियर है? किसमें, खंडों में विभक्त होता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? इनका जो शरीर होता है वो किसमें, खंडों में विभक्त होता है, सेगमेंट में। कट इनटू सेक्शन मतलब अलग अलग सेक्शंस होते हैं। इनके शरीर में हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन, अलग अलग सेक्शन होते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो देखो क्या है एंटोमोलॉजी, एंट किसकी, तो आंसर एंटोमो ग्रीक भाषा के सबसे मिलकर बना गया है, प्लस लोगस मतलब अध्ययन करना, तो कीटों का अध्ययन करना।
याद रखना, कीट मतलब होता है कट इनटू सेक्शन, इसका मतलब कि इनका शरीर जो है खंडों में, सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है, जैसे हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, अलग अलग खंडों के अंदर विभक्त होता है। ठीक है। कीट विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? कीट विज्ञान के पिता विलियम किर्बी को, है ना। कीट विज्ञान के जो पिता होते हैं वो कौन है? कीट विज्ञान के पिता। ठीक है, कीट विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? विलियम किर्बी को। किसको? विलियम। ठीक है ना, विलियम किर्बी जो है इनको क्या बोलते हैं? कीट विज्ञान के पिता कहा जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब देखो, अभी हम कीट विज्ञान के अंदर क्या पढ़ेंगे? अलग अलग फाइलम्स, है ना, अलग अलग क्या पढ़ेंगे अपन? फाइलम। कीट विज्ञान के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, हम एक ही पढ़ेंगे सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में, है ना। और जंतु विज्ञान के अंदर आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जंतु विज्ञान के अंदर आता है, जंतु विज्ञान पढ़ते हैं ना जूलॉजी, उसमें जब जंतु वर्गीकरण पढ़ते हैं तो जंतु वर्गीकरण के अंदर अलग अलग फाइलम होते हैं, जैसे पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, ठीक है, एगाइनोडर्मेटा। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? मोलस्का। ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? ये हमारे फाइलम्स होते हैं। ठीक है ना, जंतु जगत के अंदर तो एक फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो कीट किस फाइलम में आते हैं? एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं कि कीट किस फाइलम के अंदर आते हैं, ठीक है, संघ जिसे हम हिंदी में कहते हैं, संघ किस में आते हैं? तो किस संघ या फाइलम के अंदर आते हैं? इसको हिंदी में संघ कहते हैं। किस फाइलम के अंदर आते हैं? किस संघ के अंदर आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, फाइलम, कीट किस फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा भी ग्रीक भाषा के एक शब्द होता है, आर्थ्रोपोडा जो है वो भी क्या है? ग्रीक भाषा के एक शब्द है। ये भी दो सेक्शन है, ग्रीक भाषा का शब्द है आर्थोस प्लस पोडस, आर्थोस और पोडस। आर्थोस का मतलब होता है सेगमेंटेड, खंडित, और लोगस का मतलब लेग्स। तो इनके जो पैर होते हैं ना, इनके जो लेग्स होते हैं वो खंडित होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब इसमें जो आते हैं कीट, उनके लेग्स जो होते हैं क्या होते हैं? सेगमेंटेड। ऐसे जो पैर होंगे ना, ऐसे पैर जो होंगे, अपन आगे आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, अलग अलग सेगमेंट होंगे, जैसे अपन पढ़ेंगे ना टीबिया है, अलग अलग हड्डियां, जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं इनके अंदर। तो देखो, आर्थ्रोपोडा शब्द का मतलब, आर्थ्रोपोडा शब्द जो होता है वो क्या होता है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। आर्थो मतलब होता है सेगमेंटेड, खंडित, और पोडस का मतलब होता है लेग, पैर, आया ना, क्या होता है? पैर। तो इनके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? खंडित होते हैं। क्लियर है? तो आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का एक संज्ञा फाइलम होता है, जिसमें कौन आते हैं? कीट आते हैं। ठीक है, कीट। दुनिया में जितनी भी 97% कीट होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और है ना, जंतु का जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम भी यही होता है। ठीक है ना, जंतु जो मतलब पृथ्वी पर जितनी भी ऑर्गेनिज्म आते हैं 70% फाइलम को इसी को मान लो, इसी में आएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम होता है जंतु जगत का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फाइलम आर्थ्रोपोडा में अलग अलग क्या आती है? क्लास। ठीक है, अलग अलग क्या आती है? क्लास आती है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होती है? अलग अलग क्लास होती है। तो हमको दो क्लास के बारे में पढ़ना है। किस क्लास के बारे में पढ़ना है? दो क्लासेस के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी दो क्लास के बारे में? एक पढ़ेंगे हम क्लास हेक्सापोडा और एक पढ़ेंगे क्लास अरेक्नेडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में अलग अलग प्रकार की क्लासेस आती हैं। हम दो प्रकार की क्लास में मुख्यतः पढ़ते हैं। एक क्लास आती है जैसे क्लास कहते हैं इंसेक्टा या हेक्सापोडा, और दूसरी क्लास आती है हमारी कौन सी? अरेक्नेडा। दो क्लास के बारे में पढ़ना है, एक तो हमको क्लास हेक्सापोडा और दूसरी अरेक्नेडा। तो हम पहले इनके जनरल गुण है ना, इंसेक्ट के क्या पढ़ेंगे? सामान्य जो होते हैं, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक या सामान्य गुण जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर क्लास अरेक्नेडा के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य चीजें क्या क्या है। देखो, क्लास हेक्सापोडा इंसेक्टा होती है। पहले आप इंसेक्ट का डायग्राम देखें यहाँ पर, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। पहले इस डायग्राम को देखें। तो भाई इंसेक्ट का जो शरीर होता है, इंसेक्ट का जो शरीर है इस प्रकार का, यहाँ पर आप इंसेक्ट देख रहे होंगे। तो इंसेक्ट का जो शरीर है वो तीन भागों से मिलकर, इनका जो शरीर होता है वो कितने खंड में विभक्त होता है? तीन खंड में विभक्त होता है। इंसेक्ट का जो शरीर है वो कितने खंड में? तीन खंड। पहला खंड जो होता है सिर होता है। पहला खंड कौन सा होता है? सिर। पहला जो है ना सिर होता है, कौन सा होता है? सिर होता है। दूसरा खंड कौन सा होता है? वक्ष, थोरैक्स होता है। दूसरा खंड कौन सा होता है? थोरैक्स, वक्ष होता है। तीसरा खंड जो होता है एब्डोमेन होता है। कौन सा? उदर, जिसे हम कहते हैं क्या होता है? उदर। तो इंसेक्ट का जो शरीर होता है तीन खंडों में विभक्त होता है। एक खंड जो आगे वाला होता है, यहाँ से ये सिर वाला भाग, ये बात अगर आपको, सिर वाला जो भाग है यहाँ से ये वाला, ये सिर वाला भाग। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? सिर से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको यहाँ से, ये, तो ये वाला जो हिस्सा है बीच वाला, ये, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलते हैं थोरैक्स। और पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये पीछे वाला हिस्सा कहलाता है हमारा उदर। तो इंसेक्ट कीटों का शरीर जो होता है तीन भागों में विभक्त होता है। मैंने आपको डायग्राम बताया, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में भी और बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि हेड कौन सा है, थोरैक्स कौन सा, एब्डोमेन। तो ये आगे वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये सिर है। ठीक है, ये दूसरा वाला हिस्सा कौन सा होता है? थोरैक्स होता है। और तीसरा वाला हिस्सा कौन सा होता है? एब्डोमेन होता है। ठीक है, सिर, ठीक है, वक्ष और उदर, तीन भाग होते हैं। क्लियर? ये तो अपन ने देख लिया डायग्राम। हर चीज पढ़ेंगे अपन एक एक, है ना। आपको इस डायग्राम से क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए
अब देखो इंसेक्ट का जो शरीर होता है, इंसेक्ट का जो शरीर होता है कितने भागों में विभक्त होता है? 3। इंसेक्ट का जो शरीर होता है कितने भागों में विभक्त होता है? 3। इंसेक्ट या कीट का जो शरीर है वो कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। कितने? 3। ठीक है ना। कीटों का शरीर एक तो होता है सिर, ठीक है ना, सिर होता है हेड। दूसरा कौन सा होता है? थोरैक्स। थोरैक्स का मतलब क्या होता है भाई? वक्ष। थोरैक्स का मतलब क्या है? वक्ष होता है। और तीसरा होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है उदर। एब्डोमेन का मतलब क्या है? उदर। इन 3 भागों के अंदर 3 खंडों में विभक्त है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट इन दोनों के खंड एग्जाम में पूछते हैं, एब्डोमेन के खंड एग्जाम में नहीं आते। ठीक है। जो जो सिर वाला भाग होता है इसमें कितने खंड होते हैं? 6 खंड होते हैं। ठीक है। सिर वाले भाग में कितने खंड होते हैं? 6 होते हैं। और ये आपस में जुड़े होते हैं। सिर वाले भाग में कितने खंड होते हैं? 6 खंड पाए जाते हैं, आपस में जुड़े, फ्यूज्ड होते हैं ना, आपस में जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। इंसेक्ट के हेड जो होता है, हेड में, सिर में कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं जो कि आपस में जुड़े रहते हैं। इसके बाद थोरैक्स। थोरैक्स में कितने खंड होते हैं? 3। थोरैक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट 3 खंड होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। इसमें 3 खंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें 3 खंड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। अभी अपन पढ़ेंगे, डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा तीनों खंड का। इसमें 3 खंड होते हैं। एक होता है प्रोथोरैक्स, अभी हम डायग्राम भी देखेंगे तीनों का, है ना। प्रोथोरैक्स होता है, एक होता है ना मीजोथोरैक्स, और एक होता है मेटाथोरैक्स। 3 खंड होते हैं इसमें। और उधर में जो है लगभग 11 से आगे ज्यादा भी मिल सकते हैं, 11 खंड लगभग। क्लियर है। तो इंसेक्ट का जो शरीर है कितने खंडों में विभक्त है? तो आंसर, इंसेक्ट का जो शरीर होता है वो 3, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड में 6 खंड होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं। थोरैक्स में 3 खंड होते हैं अलग अलग, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स होता है, और एब्डोमेन। क्लियर है। चलिए अब इनके बारे में अपन एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, इनके जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है। यहाँ पर देखे आप, ये देखो यहाँ से, है ना। अपन एक एक कैरेक्टर ध्यान से पढ़ते हैं कि कीटों का शरीर जो होता है 3 भागों में, कीटों का शरीर जो है कितने भागों में? 3। सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में विभाजित होता है। चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है। इनका शरीर जो होता है, इनका शरीर में क्या होता है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति का मतलब क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो क्या होता है, अगर मैं अपने शरीर को बोल रहा हूँ कि अपने शरीर को, या है ना, शरीर को बीच में से काटना, 2 बराबर भागों में काट सकते हैं, है ना। अगर अपने शरीर को अपन बीच में से काटे ऐसे, तो इसके 2 बराबर भाग प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसे कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। अगर किसी के शरीर को बीच में से ऐसे 2 बराबर भागों में काटा जा सके तो उसे क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। तो ऐसे आप देखो, इस कीट को अपन जो यहाँ पर ये कीट था ना, टिड्डा, क्या इस टिड्डे को हम 2 बराबर भागों में काट सकते हैं, हाँ या ना? क्या इस कीट को हम 2 बराबर भाग, अगर आपको ऐसे टिड्डा या ग्रास ऊपर कॉकरोच मिल गया, आप उसको बीच में से कैंची से काट सकते हैं, हाँ या ना? ऐसे बीच में से कैंची से काट सकते हो कि नहीं? तो 2 हिस्से होंगे, एक तरफ आधे हिस्सा चला जाएगा, दूसरी तरफ आधा हिस्सा, बराबर भाग हो जाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। इसे क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति, है ना। जब किसी के हिस्से को, शरीर को 2 बराबर भागों में किसी एक अक्ष से काटा जाए, सिर्फ एक ही अक्ष से, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इस अक्ष से काट सकते हैं? क्या बताओ, 2 बराबर भाग ऐसे प्राप्त हो सकते हैं? नहीं। क्या ऐसे 2 बराबर भाग प्राप्त होंगे? क्या नहीं होंगे ना, क्योंकि इधर आगे इधर टांगे चली जाएंगी, उधर उधर चला जाएगा। तो हाँ, अगर ऐसा काटे हम तो बराबर भाग काट सकते हैं। तो किसी एक अक्ष से ही अगर 2 बराबर भाग प्राप्त हो सके तो उसे क्या कहते हैं? हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है। क्या हो गया? बाइलेटरल। तो द्विपार्श्व सममिति का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है? द्विपार्श्व सममिति होता है। अगला ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनका शरीर जो होता है 3 परतों से मिलकर, जैसे हमारा शरीर होता है ऐसे इनका, कैसे? एक होता है कौन सी? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। शरीर जो होता है 3 स्तरीय होता है, 3 अलग अलग परतों से मिलकर, हमारा शरीर भी उन 3 परतों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 3 परत होती है? एक परत का नाम होता है एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म, अंदर वाली, है ना, एंडोडर्म। दूसरा मध्य परत होती है मेसोडर्म, ठीक है, और एक बाहर की परत होती है अधिचर्म, जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। ये 3 परतों से मिलकर अगर किसी का शरीर जो है 3 परतों से मिलकर बना है तो इसका मतलब क्या है? 3 स्तरीय है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड और एक्टोडर्म, इन 3 परतों से हमारा शरीर भी ऐसे ही मिलकर बनता है। शरीर के कुछ अंग जो होते हैं एंडोडर्म होते हैं, एंडोडर्म नाम की परत से बनते हैं। जब, है ना, भ्रूणीय परिवर्धन होता है, जब जिस समय जिनका जन्म के बाद बनते हैं, तो ये हमारे शरीर में भी ऐसा होता है, जब भ्रूण बनता है तो धीरे धीरे अलग अलग परतें बनती हैं और शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। तो इन तीनों परत से एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म से होता है। तो इसका मतलब त्रिस्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो क्या याद रखना है? कीट जो होते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है। चलिए अब कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है, बाहर जो कंकाल है वो किसका बना होता है? काइटिन का। ठीक है ना। इनका शरीर का बाह्य कंकाल जो है, बाह्य कंकाल का मतलब है एस्कोस्केलेटन।
इनके शरीर का जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का। किसका बना होता है, काइटिन का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कीटों के शरीर का बाह्य कंकाल जो होता है किसका बना होता है, काइटिन नाम के पदार्थ का बना होता है। किसका, काइटिन नाम के पदार्थ। काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है तथा यह लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, 3 पॉइंट की कीटों के शरीर, हम बात कर रहे हैं क्लास इंसेक्टा की कैरेक्टर की। हम पढ़ कर रहे हैं कि क्लास इंसेक्ट, कीट किस में आते हैं, कीट जो है, इंसेक्ट जो है हेक्सापोडा की क्लास इंसेक्टा के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा के सामान्य गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। हेक्सापोडा मतलब 6, हेक्सापोडा का मतलब होता है 6 पैर, है ना, 6 पैर होना। हेक्सापोडा का मतलब है 6 पैर का होना, ठीक है। तो क्लास इंसेक्टा हेक्सापोडा में जो भी मेंबर्स आएंगे, कीट आएंगे, उन सभी के सामान्य गुणधर्म इस प्रकार के होंगे कि उनका शरीर जो होगा 3 भागों में विभक्त होगा। इनके शरीर में द्विपार्श्व सममिति प्रेजेंट होगी। उनका शरीर जो है, बाह्य कंकाल जो होगा काइटिन का बना होता है तथा लचीला होता है। इनका शरीर जो होता है किसका, बाह्य कंकाल का बना होता है, किसका, काइटिन का बना होता है। और कैसा होता है, लचीला होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखो, अगला इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि शरीर के अगले भाग में, जो सिर वाला भाग है ना, सिर, अगले शरीर के अगले वाले भाग में विभिन्न प्रकार के मुखांग, जो मुख होंगे ना, मुख वाले भाग, जैसे माउथ पार्ट्स होते हैं, चबाने वाले, चूसने वाले, अलग अलग प्रकार के काटने वाले। तो जो मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, क्या वो सिर वाले भाग में होते हैं? भाई मुखांग जो होंगे, मुख जो होगा वो कहाँ होगा, सिर वाले भाग में। तो शरीर के अगले भाग में विभिन्न प्रकार के मुखांग, जैसे काटने वाले, चबाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले, ये अलग अलग, आगे हम जब टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कि किस कीट में कौन सा प्रकार का मुखांग पाए जाते हैं, किस में काटने वाले होते हैं, किस में चबाने वाले होते हैं, किस में चूसने वाले होते हैं, किस में चाटने वाले होते हैं। ये हम आगे आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगले भाग में माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। और क्या होता है कि सिर में एक जोड़ी, याद रखना, सिर में एक जोड़ी एंटीना होते हैं। एंटीना भी होते हैं दो, यहाँ पर सिर में एक जोड़ी क्या होते हैं, सेगमेंटेड एंटीना। सेगमेंटेड का मतलब खंड होंगे, हाँ या ना। सेगमेंटेड एंटीना का मतलब होता है भैया खंडित, हाँ या ना। सिर में क्या होगा, खंडित एंटीना, हाँ या ना, क्या होगा, खंडित एंटीना प्रेजेंट होंगे। अगर आप कोई भी एंटीना का डायग्राम देखोगे उसमें ऐसे खंड मिलेंगे, है ना। हाँ, ये खंड किसी में पतला, लंबा, चौड़ा, हाँ हो सकता है, लेकिन सभी में ऐसे खंडित मिलेगा। आप देखना ऐसे खंड आपको मिलेंगे। तो सिर वाले भाग में जो होता है उसमें क्या होते हैं, एक जोड़ी एंटीना होते हैं। परंतु मोस्ट इंपोर्टेंट जो ओडर होता है, प्रोटूरा नाम का ओडर है, ठीक है। अलग अलग इंसेक्ट ओडर पढ़ेंगे हम। 29 इंसेक्ट ओडर होते हैं, कितने, 29 ओडर होते हैं। 29 में से एक ओडर होता है जिसका नाम है प्रोटूरा, ठीक है। प्रोटूरा जो ओडर होता है, कौन सा प्रोटूरा ओडर होता है, इसके कीटों के अंदर जो प्रोटूरा ओडर है, इसमें जो कीट आते हैं उनमें एंटीना नहीं होते, उनमें एंटीना नहीं होते हैं, बाकी सभी में एंटीना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, एक जोड़ी क्या होती है, संयुक्त आई पाई जाती है, कंपाउंड आई होती है, तथा कुछ कीटों में साधारण आई होती है, सिंपल आई होती है। ये हो गया। चलिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, देखो सबसे इंपोर्टेंट ये है, देखो ये देख रहे हैं आपको डायग्राम, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में आपको देख रहा है एंटीना दिख रहा है, हाँ या ना, ये आपको एंटीना दिख रहा है। तो एंटीना कहाँ है, तो शरीर देखो, ये पहला भाग है सिर, ये शरीर का पहला भाग हो गया ना, हेड ये वाला। तो हेड देखो, एंटीना यहीं पर है, हाँ या ना, ठीक है। कंपाउंड आई ये देख रही है आपको, आंखें हैं, ये आंखें यहीं पर है, देख रहे होंगे आपको, ये आंखें हो गई, यहाँ पर आंखें हो गई, ठीक है। अब देखो ये है बीच वाला जो हरा हरा भाग दिख रहा है आपको, हरा वाला, ये हरा वाला भाग क्या है, तो आंसर है थोरैक्स। हरा वाला भाग क्या है हमारा, थोरैक्स है। अब देखो थोरैक्स के 3 भाग है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटा। तो देखो टांगे जो है ना, टांगे पहले, दूसरे, तीसरे पर ही पाई जा रही है। जो टांगे हैं थोरैक्स वाले भाग पर ही पाई जाती है ना। 3 जोड़ी टांगे होती है, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी टांगे होती है। टोटल टांगों की संख्या हो गई 6। 3 जोड़ी टांगे हैं, एक जोड़ी टांगे पहले वाले भाग में, दूसरी जोड़ी टांगे यहाँ, और तीसरी जोड़ी टांगे यहाँ, ठीक है। पहले भाग का नाम होता है प्रोथोरैक्स, बीच वाले भाग का नाम होता है मेसोथोरैक्स, और तीसरे वाले का नाम होता है, क्या होता है, मेटाथोरैक्स, हाँ या ना। अब इसके बाद देखो पंख, देखो पंख, पंख भी कहाँ है, क्या थोरैक्स वाले भाग पर ही पंख पाए जाते हैं। पंख आपको अगर नजर आ रहे हैं, क्या थोरैक्स वाले भाग पर ही पंख नजर आ रहे हैं, हाँ या ना। अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो पंख हैं, आप देख पा रहे होंगे ये जो पंख होते हैं, क्या थोरैक्स वाले भाग पर ही आपको पंख नजर आ रहे हैं, यस और नो। क्या थोरैक्स वाले भाग पर ही आपको पंख नजर आ रहे हैं, हाँ या ना। ये देखो एक या दो जोड़ी पंख होंगे, कहाँ होंगे वो, एक या दो जोड़ी पंख, पंख भी आपको देख रहे होंगे कहां पर है, थोरैक्स वाले भाग पर। लेकिन थोरैक्स में आप देख रहे होंगे पहले वाले भाग पर नहीं है। थोरैक्स में 3 भाग है, कौन कौन से, पहला हमारा प्रोथोरैक्स हो गया, फिर मेसोथोरैक्स हो गया, और मेटाथोरैक्स हो गया। लेकिन पंख पहले भाग पर नहीं है, थोरैक्स के पहले भाग पर पंख नहीं होते। पंख कहाँ होते हैं, थोरैक्स के दूसरे और तृतीय भाग पर, ठीक है। दूसरा मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स पर आपको पंख मिलेंगे। ये पीछे वाला हिस्सा का होगा, एब्डोमेन होगा। बात समझ में आ गई आपको, हाँ या ना।
तो इंसेक्ट की कीटों में जो थोरैक्स होता है उसमें 3 भाग होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स होते हैं। तो जो तीनों थोरैक्स वाले, तीनों में एक एक जोड़ी पैर पाई जाएंगी, ठीक है। और पंख जो होते हैं, पंख पंख कहाँ पाए जाते हैं, तो मेसोथोरैक्स, मेटा, देखो यहाँ पर और क्लियर, देखो इस डायग्राम में और क्लियर आपको नजर आ जाएगा। इस वाले में क्या, इस डायग्राम में आपको देखना बहुत ही क्लियर समझ में आएगा, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। ये जो पहला भाग हो गया कौन सा, प्रोथोरैक्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला नंबर का भाग अपना कौन सा, प्रोथोरैक्स, ये वाला, ठीक है। पहला भाग प्रोथोरैक्स, ठीक है। ये मेसोथोरैक्स, मेसो, और ये मेटाथोरैक्स, ये। तो देख रहे होंगे पैर, तो देखो एक जोड़ी पैर यहाँ आपको दिख रहा है, एक जोड़ी पैर तो ये है इस तरफ, एक जोड़ी पैर, ये दूसरा जोड़ी पैर हो गया, यस, ये दूसरा जोड़ी पैर हो गया, और ये क्या है, तीसरा जोड़ी पैर है, ये क्या है, तीसरा जोड़ी पैर है, 3 जोड़ी। लेकिन पंख सिर्फ आप देख रहे होंगे एक पंख जोड़ी ये है, एक जोड़ी पंख यहाँ हो गया, ये वाला एक पंख, एक जोड़ी, और दूसरा जोड़ी पंख आपको ये दिख रहा होगा, हाँ या ना बताओ। तो दूसरा पंख जो होंगे हमेशा कहाँ होंगे, पंख, पंख हमेशा दूसरे और तीसरे वाले भाग पर, पहले वाले भाग पर पंख नहीं होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात। आप देख सकते हो ये आगे सिर वाला भाग है, सिर, सिर पे आप एंटीना देख सकते हैं, एक जोड़ी एंटीना है, 2 एंटीना होंगे हमेशा, ये सरल आई है, ठीक है, ये कंपाउंड आई होती है। क्या ये आगे वाले इनको क्या बोलते हैं हम, ठीक है ना, जो हमारे फ्रंट विंग्स है आगे वाले, जो पीछे वाले पंख होते हैं, ठीक है, हाइंड विंग्स मतलब पीछे वाले पंख होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को, यस और नो बताएं। देखो क्या लिखा है कि इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर थोरैक्स 3 खंडों का बना होता है, क्रमशः अग्र प्रोथोरैक्स, मध्य मेसोथोरैक्स, और पश्च मेटाथोरैक्स कहलाता है। तो इनका शरीर होता है थोरैक्स 3 भागों बना है। कौन कौन से 3 भाग है, तो कौन कौन से 3 भाग है, यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना। देखो ध्यान से सुनना, थोरैक्स के कितने भाग हैं, बोले सर थोरैक्स के 3 भाग हैं। कितने हैं, थोरैक्स के 3 भाग। थोरैक्स का पहला भाग क्या है, थोरैक्स का पहला भाग होता है प्रोथोरैक्स। कौन सा होता है, थोरैक्स के 3 भाग हैं, कौन कौन सा, पहले नंबर का होता है प्रोथोरैक्स, पहले नंबर का प्रोथोरैक्स अग्रभाग, ठीक है ना। दूसरे नंबर का कौन सा होता है, दूसरे नंबर का होता है मेसोथोरैक्स। कौन सा होता है, मेसोथोरैक्स होता है मध्य भाग, ठीक है। और तीसरे नंबर का होता है मेटाथोरैक्स। इनमें जो लेग पाए जाएंगे, पैर, पैर जो होते हैं किस किस में होते हैं, लेग्स, पैर जो होते हैं, देखो अगर अपन पैर की बात करें, लेग्स, पैर किस किस में होंगे, तो पैर एक जोड़ी इसमें होंगे, एक जोड़ी इसमें होंगे, एक जोड़ी इसमें होंगे। लेकिन अगर हम पंख की बात करें, पंखों की, अगर हम पंखों की बात करते हैं, विंग्स की, तो पंख किस किस में होते हैं, पंख देखो इसमें नहीं होते, इसमें 0, इसमें पंख नहीं होते पहले वाले भाग में, पंख एक जोड़ी यहाँ, एक जोड़ी यहाँ मिलेंगे। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को, पहले वाले भाग में पंख नहीं होते हैं। क्लियर यहां तक सभी को, बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में, क्लियर यहां तक। पंख जो होंगे वो पहले वाले भाग में नहीं होते, पंख कहां होते हैं, 1 या 2 जोड़ी, तो यहां मिलेंगे आपको। क्लियर, बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में, क्लियर है यहां तक डायग्राम से एक एक चीज, क्या क्लियर है सभी को, हाँ या ना, बताएं एक बार। एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो अपन ने क्या लिखा है कि इनका जो शरीर होता है 3 भागों में विभक्त होता है ना। अग्रमत हो गया, देखो थोरैक्स। अब देखो ध्यान से सुना, अग्रभाग पर लिखा है ना पंख, विंग्स तथा श्वसन छिद्र अनुपस्थित होते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखो, इस वाले डायग्राम को, किसको देखेंगे आप, इस वाले डायग्राम को अगर देखते हैं आप, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, अगर आपको, तो इस पर छोटे छोटे छिद्र नजर आ रहे हैं आपको यहाँ, यस, ये छोटे छोटे छिद्र आपको नजर आ रहे हैं, और इधर आपको नजर आ रहा है, ज्यादा इस तरफ है, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको, ज्यादा एब्डोमेन पर है, थोरैक्स पर कुछ है। देखो आपको यहाँ पर जो छिद्र नजर आ रहे हैं, जो मैंने पीली पीली बनाए, क्या इस पहले भाग पर छिद्र है, इन छिद्रों को कहते हैं श्वसन छिद्र, स्पाइरिकल्स। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, इन छिद्रों को बोलते हैं श्वसन छिद्र। क्या बोलते हैं, श्वसन छिद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, श्वसन छिद्र कहते हैं। बात समझ में आ गई, इन्हें क्या कहते हैं, श्वसन छिद्र। तो श्वसन छिद्र आपको दूसरे और तीसरे पे ही मिलेंगे, और ज्यादा संख्या में आपको मिलेंगे एब्डोमेन पर। ये जो पीछे वाला भाग है ना, ये वाला कीट का, इसे कहते हैं उदर। क्या कहते हैं इसे, उदर, उदर कहते हैं, एब्डोमेन। क्या कहते हैं इसे, उदर कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे एब्डोमेन में, हाँ या ना। तो यहाँ पर श्वसन छिद्र पहले पे नहीं है, देखो। तो पहले वाले भाग पर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, पैर अकेले पाए जाते हैं, ना तो श्वसन छिद्र होते हैं, ना उस पर पंख होते हैं। दूसरे वाले भाग पर कुछ श्वसन छिद्र मिलेंगे, यहाँ पर पंख भी मिलेंगे, और श्वसन छिद्र ज्यादा यहाँ होते हैं। क्लियर, श्वसन छिद्रों को बोलते हैं स्पाइरिकल, श्वसन छिद्रों को क्या बोलते हैं हम, स्पाइरिकल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि अग्र जो वक्ष होता है ना, अग्रवक्ष मतलब प्रोथोरैक्स, अग्रवक्ष पर पंख
तथा श्वसन छिद्र क्या होते हैं, नहीं होते हैं, तथा शेष दोनों वक्ष भागों पर श्वसन छिद्र मिलते हैं, जबकि पंख किन्हीं दो, है ना, लगा किन्हीं दो कीटों पर दोनों, ठीक है ना, दोनों भागों पर तथा किसी केवल है, किसी कीट में केवल एक भाग पर मिलते हैं, किसी में अगर एक जोड़ी है तो एक भाग पर होंगे, दो जोड़ी होंगे तो दो भाग पर मिलेंगे। अगला देखना, ध्यान से सुनना, प्रत्येक थोरक लेगा ना, प्रत्येक वक्ष खंड मतलब भाई थोरैक्स का हर खंड जो है, ठीक है, कि निम्न तल पर एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। टांगे तीनों में होंगी, प्रोथोरक्स में भी टांगा होंगी, मीजोथोरक्स में भी टांगा होंगी और मेटाथोरक्स में भी टांगे पाई जाती है। इनका जो उदर होता है, तो मैंने आपको बताया ना उदर, कहीं कहीं 7 से लेके 11 लगे, कहीं 12 भी लगे, तो आपको याद रखना 11 लगभग की एवरेज औसत 11 खंडों से बना होता है इनका उदर जो होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? तो अपन यहां पर एक चीज और जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं यहाँ पर, इस तरफ श्वसन छिद्र, ठीक है ना, श्वसन छिद्र जो है क्या यहाँ होंगे, नहीं होंगे, श्वसन छिद्र जो है क्या होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे ना, श्वसन छिद्र जो है क्या यहाँ पर होते हैं, श्वसन छिद्र तो यहाँ पर नहीं होती, यहाँ मिल जाएंगे, मतलब यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, संख्या एक हो सकती है, दो हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, उपस्थित है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित है, ठीक है, हाँ या ना। चलिए अगला क्या लिखा है कि भाई कीटों में लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगला क्या लिखा है कि इनमें लीवर नहीं होता, कीटों में लीवर नहीं होता है, परंतु इनमें लार ग्रंथियां पाई जाती है। कीटों में याद रखना क्या नहीं होता है, लीवर नहीं होता है, परंतु लार ग्रंथियां पाई जाती है। कीटों में क्या नहीं होता, लीवर नहीं होता, परंतु क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्लियर, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। अगला देखो श्वसन, है ना, देखो श्वसन की क्रिया, अगर आपसे कोई पूछता है कि कीटों में भाई श्वसन किससे होता है, तो या तो श्वसन छिद्र या फिर कहते हैं ट्रेकिया। तो जब अपन श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो मैं आपको श्वसन छिद्र और ट्रेकिया में अंतर समझाऊंगा क्या है ना। इनमें जो श्वसन ऐसे भाई ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो श्वसन छिद्रों से ही अंदर जाती है, अंदर होती है ट्रेकिया। तो या तो पेपर में आता है ट्रेकिया या पेपर में आता है स्पाइरिकल, श्वसन छिद्रों के द्वारा होती है। रक्त में बहुत ही क्या पाई जाती है, ट्रेकिया, वो श्वास नलिकाएं पाई जाती है इनके शरीर के अंदर, ठीक है, ट्रेकिया ट्रेक्यूल्स होती है। इनके रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी एब्सेंट होते हैं। इनके रक्त में क्या है, देखो आरबीसी एब्सेंट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एब्सेंट नहीं होती है ना, तो इनके रक्त का जो है रंग लाल नहीं होगा। फिर अगर आरबीसी नहीं है तो रक्त का जो रंग है जो लाल नहीं होगा, ठीक है। इनके रक्त में आरबीसी, ठीक है ना, रेड ब्लड कार्पसल्स नहीं होती है, तो इनके रंग जो होता है हरा पीला, थोड़ा इनके रक्त का जो रंग कैसा होता है, या तो क्या होगा कलरलेस होगा या हरा पीला होता थोड़ा, या ब्लूज ग्रीन कलर का आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, हीमोलिम्प जिसे कहते हैं। इनके रक्त को क्या कहते हैं, इनका जो रक्त होता है वो हीमोलिम्प कहलाता है ना। क्या कहलाता है, कीटों का रक्त क्या कहलाता है, हीमोलिम्प कहलाता है। कीटों का रक्त क्या कहलाता है, हीमोलिम्प कहलाता है। कीटों का रक्त क्या कहलाता है, हीमोलिम्प कहलाता है। उसमें क्या नहीं होता, आरबीसी नहीं होती, रंगहीन होता है। चलिए इनके उदर में एक नलिकाकार, याद रखना कैसा हृदय पाया जाता है, जैसे हमारे शरीर में किस प्रकार का हृदय है, चतुष्कोष्ठ की होता है, 4 चैम्बर्ड। हमारे शरीर के अंदर जो है 4 कोष्ठों वाला हृदय पाया जाता है। 4 कोष्ठों वाला हृदय किस किस में पाया जाता है इस दुनिया में, बताओ ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जिनमें 4 है ना 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जिनमें 4 कोष्ठ 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट पाया जाता है, ऐसे कौन कौन है? क्या सभी स्तनधारी हैं? क्या सभी स्तनधारियों में चतुष्कोष्ठीय होता है, 4 बिल्कुल होता है। इसके अलावा पक्षियों में कैसा होता है, पक्षियों में हृदय जो पाया जाता है वो कैसा होता है, वो भी 4 चैम्बर्ड होता है। बस जो रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल्स, सभी रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, 2 को छोड़कर। कौन? तो आंसर है क्रोकोडाइल और मगरमच्छ को छोड़कर। क्रोकोडाइल और मगरमच्छ उसमें 4 चैम्बर्ड हट होता है ना। मगरमच्छ और क्रोकोडाइल जानते हो ना, घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों अलग अलग होता है ना, एक लंबी थूत वाला होता है, एक चौड़ी थूत का होता है, ठीक है ना। तो घड़ियाल जो है और मगरमच्छ उनमें 4 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल में सिर्फ वो 2 ही अपवाद है, बाकी सभी रेप्टाइल्स में जो सरीसृप होते हैं ना, सरीसृप, उनमें 3 चैम्बर्ड वाला होता है। मछलियों में 2 चैम्बर्ड का हट होता है, ठीक है। इनमें कैसा होता है, ट्यूबुलर हट पाया जाता है। इनमें कैसा होता है, नलिकाकार। इनमें कैसा होता है, नलिकाकार हृदय होता है। कैसा होता है, नलिकाकार हृदय होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है एक सिंगल न्यूरॉन होता है इनमें। तंत्रिका तंत्र जो हमारी तरह विकसित ब्रेन नहीं होता, हमारी तरह ऐसा विकसित है नहीं, हमारा जो ब्रेन तो बहुत ज्यादा विकसित होता है, ठीक है। ब्रेन में 3 अलग अलग भाग होते हैं ना, अपना ब्रेन के अंदर अलग अलग भाग है, ठीक है ना। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। ऐसे ब्रेन की एक दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं तुमको जूलॉजी पढ़ाऊंगा ना, लेकिन यूट्यूब पे। जैसे तुम साइंस पढ़ोगे, जूलॉजी मैं पढ़ाऊंगा तुमको मेरी तरफ से फ्री, है ना, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है जूलॉजी। तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, मतलब शरीर के जो अपने अंग है उन अंगों को मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो आपको दोबारा से कहीं पर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। नर्व तंत्रिका तंत्र मतलब जितने भी सिस्टम्स हैं बायोलॉजी में वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। पढ़े आगे।
तो भाई इनके अंदर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र और ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, पूर्ण विकसित तो जटिल होती है, ठीक है, क्या होती है, जटिल का मतलब काम करती है, हमारी तरह इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है ना। तंत्र, इनका तंत्रिका तंत्र सिंपल क्या होता है, एक न्यूरॉन्स होता है, ऐसा सिंगल फाइबर होता है, न्यूरॉन्स तंत्रिका एक सिंगल फाइबर होता है इनके अंदर। चलिए आगे बढ़े। उत्सर्जन अंग, उत्सर्जन अंग होता है, ठीक है ना, उत्सर्जन जो अंग होता है, उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है ना, उत्सर्जन अंग जो होता है वो क्या होता है, मालपीजन नलिका। जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग क्या है, हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग क्या है, तो आंसर है किडनी। हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग कौन होता है, किडनी। इनके शरीर में उत्सर्जी अंग कौन होता है, मालपीजन नलिकाएं। इनके शरीर में उत्सर्जी अंग कौन होता है, मालपीजन नलिकाएं होती है। हमारे शरीर में कौन है, तो हमारे शरीर में होता है किडनी। इनके शरीर में किडनी नहीं होती, क्या होती, मालपीजन नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, मालपीजन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। अगला आहार नाली जो होती है, जैसे आहार नाल जाते हो, आहार नाल हमारे अंदर भी है, जो ऐसा मुख होता है ना, मुख, मुख से स्टार्ट होकर गोदा द्वार तक जो लंबी नली है, इसी को आहार नाल कहते हैं ना। मुख से स्टार्ट होने वाली और गोदा द्वार तक जाने वाली जो लंबी खोखली नली होती है, उस नली को बोलते हैं आहार नाल। इस आहार नाल में हमारे में अलग अलग भाग होते हैं, जैसे माउथ पार्ट है, बक्कल कैविटी है, फिर फेरिंग्स है, फिर ईसोफेगस है, फिर क्या है, फिर यहाँ से ईसोफेगस के बाद आएगा हमारा अमाशय, स्टोमक आ जाएगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर ऐसे इनके शरीर में भी ऐसी होता है। आहार नाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, 3 भागों में बटी होती है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। इनके आपको मैं हिंदी में भी बता दूंगा आगे चल के, हिंदी में हम पढ़ेंगे जब इनको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, एग्जाम में इनके बारे में आता है। तो आहार नली का एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो 3 भागों में बटी होती है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल बटी होती है, जैसे माउथ पार्ट हो गया, फिर यहाँ फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स जिसको हम ग्रेसिका कहते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है, ईसोफेगस, अपनी जो खाने की नली होती है, फिर अमाशय आ जाता है, फिर आंत आ जाती है। ऐसे ही इनके में होता है फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। क्या होता है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, है ना। इसको बोलते हैं अग्र प्रमाण, ठीक है, मध्य प्रमाण, ऐसे नाम होते हैं हिंदी में, हम आगे चल के हिंदी पढ़ लेंगे इनकी। हाइंडगट में विभाजित होती है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, मतलब जैसे इंसानों में होते हैं भाई, नर नर है और मादा अलग है। ऐसा केंचुआ की तरह नहीं होती कि केंचुआ में नर मादा एक ही है, केंचुआ में नर है ना, एक ही केंचुआ, नर भी होता है मादा, उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सेक्सेस डिफरेंट, मतलब नर अलग मिलेगा, मादा अलग मिलेगी, ठीक, नर सेक्सेस जिसको बोलते हैं डिफरेंट है। फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन आंतरिक, मतलब जो कीट होगा अपने शुक्राणु इस पर मादा के शरीर के अंदर जाके छोड़ेगा, उसको बोलते हैं निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक का मतलब है कि नर कीट अपने शुक्राणु मादा शरीर के अंदर जाके क्या करेगा, छोड़ेगा, उसे बोलते हैं। तो निषेचन कहाँ होगा, मादा शरीर के अंदर होगा। भाई शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होगा उसी को तो हम निषेचन कहते हैं। शुक्राणु अंडाणु के मिलन को क्या बोलते हैं, निषेचन। तो भाई शुक्राणु जब अंदर आएगा तभी निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आंतरिक होता है, ठीक है। और तथा अधिकांश कीट देते हैं अंडे, अधिकांश कीट क्या देते हैं, ओविपोजिटर होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। अधिकांश कीटों में क्या प्रेजेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। कायांतरण का मतलब अपन आगे चल के अभी पढ़ेंगे कि पुरानी स्किन को है ना उतार देना, नई स्किन आ जाती है, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण होता है। क्या होता है, कायांतरण। अधिकांश कीटों में क्या प्रेजेंट होता है, कायांतरण उपस्थित होता है। क्लियर है यहां तक, अधिकांश कीटों में क्या होता है, कायांतरण, ठीक है। इंसेक्ट में हट होगा सिर्फ नलिकाकार हृदय, अपन पढ़ेंगे ना, ऐसा हृदय नहीं होता, हमारी तरह कोई हृदय नहीं है, उसको ट्यूबुलर हट कहते हैं। नलिकाकार एक लंबी नली होगी, उसमें पूरा रक्त बहता है, एक लंबी ऐसी खोखली नली है जिसे हम हीमोसील कहते हैं, इसी में ब्लड बहता है। तो सारे अंग जो होते हैं उसी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो जिसमें रक्त बहता है ना उसे हीमोसील कहते हैं। जिस नली के अंदर रक्त बहता है ना उस नली को बोलते हैं हीमोसील। तो डायरेक्ट सारे अंग उसी के कॉन्टेक्ट में होते हैं। अधिकांश कीटों में क्या प्रेजेंट होती है, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण उपस्थित होता है। क्लियर, अधिकांश कीटों में कायांतरण होता है। अब देखो ध्यान से सुनना कि वृक्ष में 3 जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं, हाँ या ना, वृक्ष में क्या होते हैं, 3 जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं। तो वृक्ष का मेन फंक्शन क्या होगा, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि वृक्ष का मेन कार्य क्या है, थोड़ा ऐसा एग्जाम में पेपर में आएगा कि वृक्ष का मुख्य कार्य क्या है, तो वृक्ष का मुख्य कार्य होता है चलना। भाई 3 जोड़ी चलने वाले पैर है ना, तो वृक्ष में क्या होता है, तो वृक्ष में चलने। भाई वृक्ष का मुख्य काम क्या होगा, मेन फंक्शन ऑफ थोरैक्स, मुख्य कार्य क्या होगा बताओ, वृक्ष का मुख्य कार्य क्या है बताएं, कि वृक्ष का मुख्य कार्य क्या है बताओ। तो मुख्य कार्य क्या होता है वृक्ष का, तो आंसर है गमन करना, लोकोमोशन करना। भाई पैर हैं तो क्या करेगा, लोकोमोशन, गमन करना। छोटा मोटा फंक्शन एक और है, क्या, मैंने आपको बताए थे, देखो यहाँ पर कि वक्ष वाले भाग में यहाँ पर श्वसन छिद्र भी है, या सुनो, वक्ष में मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में श्वसन छिद्र भी पाए जाते हैं। तो छोटा मोटा कार्य क्या कर लेते हैं, श्वसन में भी मदद करता है। वक्ष में देखो मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स में कुछ कुछ संख्या में क्या होते हैं, श्वसन छिद्र भी होते हैं। श्वसन छिद्र है, मैंने आपको बताया था, स्पाइरिकल्स है।
तो जो श्वसन का कार्य होता है एब्डोमेन भी कर लेता है, माइनर फंक्शन होता है। श्वसन का मुख्य कार्य किसका होता है? वो उदर का होता है। श्वसन जो है कीटों में श्वसन का मुख्य कार्य किसका होता है? उदर, क्योंकि अधिक संख्या में जो छिद्र होते हैं उदर वाले भाग पर ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ, माइनर फंक्शन किसका है? तो बात समझ में आ गई आपको? माइनर मतलब छोटा कार्य, ठीक है। माइनर फंक्शन क्या है? श्वसन करना। क्या बात समझ में? तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि भाई ये जो मेन फंक्शन होता है थोरैक्स का मेन फंक्शन क्या है? तो गमन करना। माइनर फंक्शन छोटा मोटा कार्य क्या हो गया? तो आंसर श्वसन। लेकिन जो उदर होता है एब्डोमेन, एब्डोमेन का मुख्य कार्य क्या है? एक तो श्वसन। भाई एब्डोमेन का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन करना, अधिक संख्या में, व रिप्रोडक्शन, जनन करना। ठीक है, जनन करना ये किसका कार्य है? दोनों, जनन और श्वसन करना ये किसके कार्य होते हैं? उदर के। जनन करना और क्या करना? जनन, ठीक है ना। सॉरी, एब्डोमेन जो है, उदर जो है, तो उदर के मुख्य कार्य क्या होते हैं? एक कार्य होगा श्वसन करना, दूसरा जनन करना। क्या यहां तक क्लियर है? बताओ सभी को, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को, हाँ या ना? ये हम किसके गुण पढ़ रहे हैं? ये क्लास इंसेक्टा हेक्सापोडा के अंदर जो भी सदस्य आएंगे, मेंबर आएंगे, उन सभी के सामान्य कैरेक्टर हैं। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है यहां तक सभी को? हर चीज में आपको है ना एक एक चीज समझाते चल रहा हूँ कि किस चीज में क्या होगा। चलिए, तो इनके उदाहरण तो अंठान लगभग है ना 97% कीट जो होते हैं क्लास इंसेक्टा में आते हैं। 97% कीट जो होते हैं क्लास इंसेक्टा के अंदर आते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा? क्लियर है? चलिए, 97% कीट जो आते हैं क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 97% अधिकतर जो हम कीट पढ़ेंगे ना, जितने ग्रास होपर, टिड्डा, दुनिया भर के कीट क्लास इंसेक्टा में आते हैं। अब दूसरे नंबर की क्लास होती है अरेक्नेडा। दूसरे नंबर की क्लास है ना, ये किसके अंदर है? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर अलग अलग क्लास आती है। हमको दो क्लास पढ़ना है। एक क्लास इंसेक्टा के बारे में जनरल कैरेक्टर हमने पढ़ लिए, दूसरे नंबर की है क्लास अरेक्नेडा। इसके सामान्य गुण हमको पढ़ना है। किसके? क्लास अरेक्नेडा के सामान्य गुण। देखो, क्लास अरेक्नेडा जो होती है ना, अब ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी सदस्य क्लास अरेक्नेडा में आएगा उनका शरीर दो भागों में विभक्त है, तीन नहीं, यहाँ पर दो। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में क्या होता है, जो सिर और है ना थोरैक्स वाला भाग वो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। जो भी सदस्य इस क्लास अरेक्नेडा में आता है उनका शरीर दो भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो भाग? एक तो होता है सेफेलोथोरैक्स और एक होता है एब्डोमेन। बोले सर हेड और थोरैक्स का क्या हुआ? तो यहाँ पर जो हेड और थोरैक्स वाले भाग होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। हेड और थोरैक्स वाले भाग आपस में जुड़ जाते हैं कुछ इस प्रकार से, दिख रहा है आपको? इनके शरीर में कितने भाग होते हैं? दो। ये आगे वाला जो भाग है एक, ये पहला वाला जो भाग दिख रहा है आपको, आगे वाला एक भाग दिख रहा होगा, हाँ या ना? जो आगे वाला एक भाग दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला जो भाग है ये, इसे कहते हैं हम सेफेलोथोरक्स। क्या कहते हैं इसे? हम सेफेलोथोरक्स कहते हैं। और दूसरा वाला जो भाग है ये, इसे क्या बोलते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। तो इनका शरीर में दो ही भाग होते हैं। बोला सर सेफेलोथोरक्स क्या है? तो सेफेलोथोरक्स क्या होता है? हेड और थोरैक्स के आपस में जुड़ने से बनता है। इनके शरीर में क्या होता है? हेड और थोरैक्स अलग अलग नहीं होते। इनके शरीर में जो सिर और वक्ष वाला भाग होता है ना, कौन कौन सा? सिर व वक्ष वाला भाग। कौन सा? सिर व वक्ष वाला जो भाग होता है ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो इन्हें जो क्या बोलते हैं? इसको हम सेफेलोथोरक्स कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे सेफेलोथोरक्स कहते हैं। और दूसरा भाग कौन सा होगा? एब्डोमेन। तो इनका शरीर कितने भागों में विभक्त हुआ? दो। एक पहला सेफेलोथोरक्स और दूसरा एब्डोमेन। क्लास अरेक्नेडा के जो भी सदस्य होंगे, ठीक है, कीट पतंगे आते हैं, टिक्स है, माइट है, बिच्छू है, है ना, ये आते हैं ना। छिपकली गलती से बोल गए, वो लिजार्ड है, सरीसृप में आता है ना। छिपकली नहीं आती, गलती से निकल गया, छिपकली सरीसृप है ना, उसमें आती है। ठीक है, कौन आएगा? बिच्छू आएगा, ठीक है, मकड़ी आएंगी, स्पाइडर आएगा, है ना, मकड़ियां आएंगी, ठीक है। और कौन आएगा? ठीक है, टिक्स माइट आएंगे, टिक्स है, माइट्स है, कीट पतंगे जिन्हें हम कहते हैं वो आते हैं। तो इनका शरीर जो होता है दो भागों में। इनका सिर व वक्ष आपस में जुड़कर सेफेलोथोरक्स बनाते हैं। इस प्रकार इनका शरीर दो भागों में, सेफेलोथोरक्स व उदर से मिलकर बनता है या इनमें विभक्त होता है। तो क्लास अरेक्नेडा में सदस्य में इनका शरीर दो भागों में। चलिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनना। ये डायग्राम आपने देख लिया, अगला देखो। इनमें चार जोड़ी, देखो अभी हमने क्लास इंसेक्टा में पढ़ा तीन जोड़ी कैसे होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं। क्लास इंसेक्टा में जो पैर थे वो कैसे थे? खंडित। अरे उनमें खंड पाए जाते हैं। क्लास इंसेक्टा के जो कीट होते हैं उनमें जो पैर होते हैं वो क्या खंडित होते हैं? सेगमेंट होते हैं, उनमें खंड पाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? इनमें चार जोड़ी पैर पाए जाते हैं, टांगे पाई जाती है, लेकिन वो अनसेगमेंटेड होती है। मतलब यहाँ पर खंड नहीं होते, अखंडित कह सकते हैं। क्या होती है? है ना, अखंडित है। बात समझ में आ गई? इनमें चार जोड़ी पैर होते हैं। कितने होते हैं? चार जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? क्या होते हैं? अनसेगमेंटेड। जबकि क्लास अरेक्नेडा जो अपन ने पढ़ा इंसेक्टा हेक्सापोडा, उसमें जो कीट आते हैं उनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं, वो सेगमेंटेड होते हैं।
या 4 जोड़ी टांगा होंगी और अनसेगमेंटेड। इनमें एंटीना भी नहीं होते। क्लास अरेक्निडा के सदस्यों में एंटीना भी नहीं पाए जाते हैं। क्लास अरेक्निडा के सदस्यों में एंटीना नहीं होते। इनमें एंटीना के स्थान पर चिलीसेरी नाम का एक ऐसे एंटीना की जैसा दिखता है, लेकिन वो एंटीना है नहीं है। क्या होता है? चिलीसेरी नाम का क्या होता है? अंग पाया जाता है। ठीक है, चिलीसेरी। अगला देखो, उधर प्राय उपांग नहीं होते, मतलब यहाँ पर उपांग मतलब अपेंडेजेस नहीं होती, परंतु कभी कभी इसके सिर पर एक पुच्छ क्या होता है? पुच्छ खंड क्या होता है? पीछे की तरफ, पूंछ की तरफ, है ना, पुच्छ खंड पाए। जैसे बिच्छू में नहीं होता पीछे, अरे बिच्छू में होता ना पीछे। इधर देखो ये भाई साहब, ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ये इसी को मारता है ना पीछे से, ये दिख रहा है ना आपको? हाँ है ना, ये है ये बिच्छू में पीछे डंक, यही तो काटता है वो, हाँ है ना, पीछे के अंदर दिख रहा होगा आपको, ये पुच्छ खंड पीछे की तरफ होता है। वॉइस नहीं आ रही? अरे टर्माइट नहीं आता इसमें, है ना, टर्माइट तो कीट है, इधर नहीं आता टर्माइट। टर्माइट नहीं आता है ना, यहाँ टिक्स और माइट आते हैं, टर्माइट अलग है। आवाज आ रही भाई? आवाज अपने मोबाइल में चेक करें एक बार, यहाँ से प्रॉपर है आवाज आ रही ना सभी को? दिख रहा है आपको ना? ये टिक्स है, माइट से, ये कितना स्मार्ट लग रहा है ना, है चश्मा वश्मा लगा, कितना स्मार्ट लग रहा है ये। चलिए आगे पढ़े। चलिए, इनमें क्या होता है? तो पुच्छ, मैंने बताया पुच्छ खंड होता है। इनमें श्वसन मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी हमने क्या पढ़ा? कीटों में श्वसन किससे होता है? ट्रेकिया, या क्या होता है? ट्रेकिया होती है या फिर श्वसन छिद्र होते हैं। ट्रेकिया है या श्वसन छिद्र है। लेकिन इनमें जो होते हैं श्वसन किससे होता है? बुक लंग्स के द्वारा। इनके जो अंग हैं श्वसन वाले, उन्हें क्या बोलते हैं? बुक लंग्स कहते हैं। इनमें जो होते हैं श्वसन किससे होता है? बुक लंग्स के द्वारा होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि क्लास इंसेक्टा के जो सदस्य हैं उनमें श्वसन होता है ट्रेकिया से या श्वसन छिद्र से, लेकिन इनमें श्वसन अंग का नाम क्या होता है? बुक लंग्स। जैसे हमारे शरीर में फेफड़ों से होता है, इनमें फेफड़े नहीं होते, इनमें फेफड़ों की जगह क्या होता है? बुक लंग्स। हमारे में लंग्स हैं, इनमें कौन से हैं? बुक लंग्स होते हैं। याद रखना क्या हो जाते हैं? बुक लंग्स। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो इनकी उत्सर्जन तंत्र। अभी हमने पढ़ा उत्सर्जन तंत्र, मालफीजन नलिकाएं। यहाँ भी क्या होती है? मालफी, देखो इनमें उत्सर्जन जो तंत्र में युग्मित मालफीजन नलिकाएं तथा कॉक्सियल ग्रंथियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? कॉक्सियल ग्लैंड पाई जाती है ना, ये सब एग्जाम में पूछते हैं कि क्लास अरेक्निडा के सदस्यों में उत्सर्जन किससे होगा? मालफीजन नलिकाओं से या कॉक्सियल ग्रंथियों से, अथवा दोनों से होता है। ठीक है, या तो किससे होगा? मालफीजन नलिका या फिर कॉक्सियल ग्लैंड होती है, कॉक्सियल ग्रंथियां होती हैं, या फिर क्या दोनों से होता है। चलिए, अधिकांशतः ये भी क्या होते हैं? ये पृथक लिंगी, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होंगे। मेल फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पृथक लिंगी मतलब नर अलग होगा, मादा अलग होगी। टिक्स माइट को छोड़कर, देखो इन दोनों को, कीट पतंगों को छोड़कर, जो टिक्स और माइट्स होते हैं ना, छोटे छोटे टिक्स और माइट, कीट पतंगों को छोड़कर शेष सभी जंतु मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस। ठीक है, शेष सभी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? क्लास अरेक्निडा के सदस्य में कौन आता है? टिक्स आते हैं। ठीक है ना, मतलब पतंगे, कीट पतंगे जिन्हें हम कहते हैं। टिक्स है, माइट्स है, रेड स्पाइडर मतलब क्या हो गई? मकड़ियां। ठीक है, बिच्छू, सब इसी में आते हैं। इनमें पंख हैं क्या? बिच्छू में पंख होते हैं? नहीं होते। इनमें पंख भी नहीं होते हैं। क्या आपको इनमें पंख देखे? बिच्छू में पंख है क्या? मकड़ी में पंख है? नहीं है, किसी में पंख नहीं होते। इनमें पंख भी नहीं होते हैं। इनमें जो है ना मुखांग होते हैं, माउथ पार्ट, जनरली कैसे होते हैं? पियर्सिंग टाइप के। इनमें जो मुखांग होते हैं सामान्य तौर पर कैसे होते हैं? मुखांग। ठीक है, मुखांग जिनको हम कहते हैं, कैसे होता है माउथ पार्ट? तो पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब क्या होता है? चूसने वाले एक प्रकार से। ठीक है ना, चूसने वाले। तो बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? यस और नो? यहां तक क्लियर है? तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ा है? मैंने आपको पढ़ा है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर दो क्लास हमको पढ़नी थी, क्लास अरेक्निडा और क्लास हेक्सापोडा। तो दोनों के अंदर जो भी कीट आएंगे उनके सामान्य कैरेक्टर क्या है, तो इससे आपको अब कीटों के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी इकट्ठी हो गई होगी कि हाँ कीटों के बारे में क्या क्या होता है। आगे चल के इन्हीं को अपन को डिटेल में पढ़ना है। अब थोड़ा आपको बेसिक, हाँ कीटों में क्या क्या होता है, ये आपको सामान्य जानकारी मिल गई बेसिक, कि क्या क्या होता है कीटों के बारे में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए, तो मैंने आपको डायग्राम दिखाई दिए, टेक्समाइट है ना, ये रेड स्पाइडर के ये डायग्राम है। चलिए आगे बढ़े आप। टिक्स माइट को, है ना, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। टिक्स और माइट्स को मारने वाले जो रसायन होते हैं ना, केमिकल, टिक्स और माइट, जैसे अपन कीटों को मारने वाले केमिकल को इंसेक्टिसाइड कहते हैं। इंसेक्टिसाइड, नॉट पेस्टिसाइड, है ना। पेस्टिसाइड अलग टर्म, ब्रॉड टर्म होती है।
कीटों को मारने वाले रसायन को क्या कहते हैं? कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड कहते हैं। उसी प्रकार टिक्स एंड माइट्स मतलब क्लास अरेक्निडा के सदस्यों को मारने वाले रसायन जो होता है उन्हें क्या बोलते हैं? एकेरिसाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट एकेरिसाइड होता है ना। पेस्टिसाइड अलग होता है, पहले सुनो, पेस्टिसाइड अलग ब्रॉड टर्म। पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारने वाले। अब पेस्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट को मारे। अब पेस्ट जरूरी नहीं कीट हो। ऑल इंसेक्ट आर नॉट पेस्ट, ये सही है ना। सभी कीट पेस्ट नहीं होते, बिल्कुल सही है। हाँ, कीटों को मारने वाले केमिकल वो कीटनाशी होता है। टिक्स और माइट्स को मारने वाले रसायन को क्या बोलते हैं? एकेरिसाइड कहते हैं, है ना। किसको? ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है बार बार ये एग्जाम में कि टिक्स और माइट्स को मारने वाले रसायन को क्या बोलते हैं? एकेरिसाइड कहते हैं। तो बताओ यहाँ तक। अब सामान्य आपको मैंने 2 क्लासेस के बारे में बेसिक चीजें बताई, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि टिक्स मतलब, है ना, क्लास अरेक्निडा में कौन आता है, क्या क्या होता है, क्लास इंसेक्टा में क्या होता है, बेसिक जानकारी आपको आ गई समझ में। यहीं से आपको 1-2 प्रश्न तो ये इसी से मिल जाएगा, 1-2 प्रश्न, है ना। यहीं से आपको एग्जाम में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, कायांतरण क्या होता है? देखो, कायांतरण क्या होता है कि विकास के क्रम में जो मॉर्फोलॉजी में जो बदलाव होते हैं, आकारिकी में परिवर्तन होते हैं। मतलब इनके शरीर में जैसे अंडा था, एग से बनेगा लार्वा, लार्वा से एडल्ट बनेगा, या बीच में कोकून स्टेज आएगी। तो है ना, विकास के क्रम में जो उनके शरीर में परिवर्तन होते हैं उसे हम कायांतरण कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हाँ या ना? उसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। कि विकास के क्रम में आकारिकी में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण कहते हैं। अब 2 प्रकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कायांतरण के प्रकार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस कीट में किस प्रकार का कायांतरण होता है। ठीक है ना, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो क्या आएगा? इनकम्प्लीट, ग्रेजुअल, ठीक है ना, मेटामॉर्फोसिस या हेमी। आपको ये याद रखना है डायरेक्ट। कौन कौन से याद रखेंगे आप? मेटामॉर्फोसिस के प्रकार देखो, अपूर्ण, ऐसे याद रखना है, अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, या फिर प्रत्यक्ष, हिंदी में लिखते हैं प्रत्यक्ष, क्लियर है। अपूर्ण या प्रत्यक्ष कायांतरण, इनकम्प्लीट, ग्रेजुअल, हेमी और डायरेक्ट, ये 4 नाम याद रखना है। हिंदी में अपूर्ण का हो या प्रत्यक्ष का हो, हेमी का हो, है ना, या आप हेमी, ठीक है। हेमी मेटामॉर्फोसिस क्या याद रखना है भाई? 2 प्रकार की मेटामॉर्फोसिस है। कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की मेटामॉर्फोसिस होती है। हाँ या ना? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की मेटामॉर्फोसिस होती है। अब ये 2 प्रकार की, देखो इस डायग्राम को देखो पहले, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? हाँ या ना? ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में आपको देखो यहाँ पर कितनी स्टेज दी गई है, ठीक है। कंप्लीट, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो ये अंडा है, देख रहा है आपको, ये एग है, ये निम्फ है, और ये पूरा एडल्ट है ना, ये एडल्ट है। 3 अवस्थाएं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये निम्फ ही है, निम्फ बड़ा है ना, ये बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया। निम्फ मतलब, ठीक है ना, बच्चे, ठीक है, ये निम्फ थोड़ा बड़ा। लेकिन यहाँ देखोगे ना आप, है ना, कंप्लीट में 4 है, एग है, लार्वा है, प्यूपा है और एडल्ट है। कितनी है? 4 अवस्थाएं। कितनी है? 4 अवस्थाएं। एग है, लार्वा है, प्यूपा, एडल्ट, ये इसमें होता है कंप्लीट में, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ। तो पहले नंबर का क्या हो गया? इनकम्प्लीट। देखो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? इसमें जो कायांतरण होता है 3 चरणों में, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि इनमें मेटामॉर्फोसिस 3 चरणों में पूरा होगा। हमेशा याद रखना है, इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है 3 चरणों में पूरा होता है। कौन कौन से 3 चरण? पहला चरण एग, दूसरा चरण निम्फ और तीसरा चरण एडल्ट, ठीक है। इनमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है कितने चरण में? 3। यहाँ पर देख सकते हैं, एग हो गया, ये निम्फ हो गया और ये एडल्ट हो गया। कितने चरण? 3। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में इनमें जो विकास होता है वो 3 चरणों में पूरा होता है। एक बनता अंडा, पहला क्या? अंडा है ना, एग, ठीक है ना। अंडा, अंडे के बाद निम्फ है ना, निम्फ मतलब इनके बच्चे, और बच्चे से क्या हो जाएगा फिर? वयस्क बन जाएगा ना, वयस्क, एडल्ट, क्लियर है। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब 3 चरणों में पूरा होगा। कौन कौन से? एग, निम्फ, एडल्ट। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? उदाहरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या? उदाहरण, ठीक है ना। ऐसे कायांतरण विकास के क्रम में अंडा से निम्फ बनता है और वयस्क, ठीक है, एडल्ट का। निम्फ जो होगा क्या वो एडल्ट से छोटा होगा ना, बच्चे हमेशा बाप से छोटे होंगे, सीधी सीधी बात है। निम्फ जो है हमेशा किससे? एडल्ट से छोटा रूप होता है। अगला, ऐसा कायांतरण में निम्नलिखित ऑर्डर, आपको ये उदाहरण होगा कि निम्नलिखित ऑर्डर में इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ये उदाहरण है कि इस प्रकार का इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है इन निम्नलिखित जो है इंसेक्ट ऑर्डर के अंदर जो कीट आते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है उदाहरण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण जो आपसे पूछेंगे, है ना, उदाहरण। देखो याद ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले, ये कॉकरोच जो इस है ना, कॉकरोच जिसमें नहीं आता, सिर्फ उदाहरण लिखा हुआ है, डिक्टिव पटेरा में आता है, ये अलग से लिख देंगे ना। ये किसमें आता है? डिक्टिव पटेरा के अंदर आता है ना,
किसमें आता है? डिक्ट्योप्टेरा में आता है कॉकरोच, इधर नहीं आता, बस उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ। इधर देखो, आपसे पूछेंगे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किस किस में पाया जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होता है ऑर्थोपेटेरा इंसेक्टोडर, कौन सा ऑर्थोपेटेरा? जिसमें लोकस्ट आएगा, ग्रास होपर आएगा, कॉकरोच नहीं आएगा। कॉकरोच जिसमें नहीं आता, कॉकरोच डिक्ट्योप्टेरा में आता है, अलग इंसेक्टोडर। लेकिन हाँ, कॉकरोच में जो होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद थाइसोनोपेटेरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, ये जो इंसेक्टोडर है थाइसोनोपेटेरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। थ्रिप्स, ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि थ्रिप्स जो होता है किस इंसेक्ट ऑर्डर में आता है। थ्रिप्स जो होता है किस इंसेक्ट ऑर्डर में अंतर्गत आता है? थ्रिप्स आता है थाइसोनोपेटेरा में। थ्रिप्स किस में आता है? थाइसोनोपेटेरा को बिलोंग करता है। ठीक है, लोकस्ट, ग्रास ऊपर, आपको कम से कम 8-10 इंसेक्ट ऑर्डर के नाम पता होना चाहिए, सामान्य कीट जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ग्रास ऊपर, टर्माइट है, बग है, एफिड, जैसिड, व्हाइटफ्लाई है ना, बोलवॉर्म्स, 8-10 आप याद कर लेना, ज्यादा नहीं, इससे अपने को क्या है पता रहेगा। ऑर्थोपेटेरा में लोकस्ट और ग्रास ऊपर है। ठीक है ना, थाइसोनोपेटेरा में कौन आता है? थ्रिप्स। ठीक है, आइसोपेटेरा अगला मोस्ट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, आइसोपेटेरा। टर्माइट का इंसेक्ट ऑर्डर क्या होता है? दीमक का इंसेक्ट ऑर्डर क्या है? टर्माइट। टर्माइट का इंसेक्ट ऑर्डर होता है आइसोपेटेरा। तो टर्माइट में भी कौन सा मिलेगा? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद हेट्रोपेटेरा, अगला क्या? हेट्रोपेटेरा, जिसमें आते हैं बग्स, ट्रू बग्स। ठीक है, जैसे रेड कॉटन बग हो गया। तो जो बग्स होती है ना, आपने सुना रेड कॉटन बग है, तो जो बग्स होती है वो आती है किसमें? हेट्रोपेटेरा। और होमोपेटेरा, तो हेट्रो और होमोपेटेरा जी हेमीपेटेरा के दो ऑर्डर होते हैं। एक्चुअली आपने इंसेक्ट ऑर्डर हेमीपेटेरा सुना होगा, आपने इंसेक्ट ऑर्डर क्या सुना होगा? हेमीपेटेरा। यस, क्या सुना होगा? हेमीपेटेरा के बारे में, हाँ या ना? आपने सुना होगा हेमीपेटेरा। तो हेमीपेटेरा के दो भाग हो गए, कौन कौन से हो गए? एक हेट्रो, हेमीपेटेरा के दो भाग है, कौन कौन से भाग है हेमीपेटेरा के? एक है हेट्रोपेटेरा, कौन सा है? हेट्रोपेटेरा, हेमीपेटेरा के अंतर है, और एक है होमोपेटेरा। हेमीपेटेरा में दो हो गए, है ना, होमोपेटेरा। अब इस हेट्रोपेटेरा में आते हैं वक्स अकेला, कौन आता है? वक्स। ठीक है ना, जो वक्स आ गई। और होमोपेटेरा में आएंगे एफिड, जैसिड, व्हाइट फ्लाई, इसमें आएंगे एफिड। ठीक है, जैसिड, व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड, व्हाइट फ्लाई इसके अंतर्गत आएंगी। कौन आएगा? एफिड आएगा, जैसिड आएगा और व्हाइट फ्लाई। कौन आएगा? एफिड आएगा, जैसिड आएगा और कौन आएगा? व्हाइट फ्लाई आते हैं। क्लियर है? कौन आता है? एफिड, जैसिड, व्हाइट फ्लाई। बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? तो आपको क्या याद रखोगे? उदाहरण, ये सभी उदाहरण जिनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर, इनसे बाहर नहीं आएगा पेपर में। देखो, ये मोस्ट कॉमन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। कि वैसे सामान्य तौर पर है ना, इनकम्प्लीट का मतलब आता है कि इनकम्प्लीट का दूसरा नाम क्या है, इसको हम ग्रेजुअल कहते हैं, हेमी कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, ये नाम ही यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कितने चरणों में पूरा होता है ये पेपर में आएगा। आर्थोपेटेरा लोकस्ट होगा, ये ग्रास ऊपर में जो बता ना कॉकरोच, इसमें नहीं आता। कॉकरोच किसमें आता है? डिक्ट्योप्टेरा के अंदर, है ना, डिक्ट्योप्टेरा के अंतर्गत आता है। चलिए, क्लियर है यहां तक सभी को, हाँ या ना? तो समझ में आ गया इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है। ठीक है, और किस किस में होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है और किस किस के अंतर्गत होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? बताएं कितने स्टूडेंट हैं? राकेश पाटीदार, साइलेंट टी मोड, राजू नेमा, नवीन वघेल, सुरेंद्र सिंह, यासिका, विकास, आर जी रावत, राहुल सिंह, नानसिंह कराड़े, अभिषेक पाटीदार, उपेंद्र जॉर्ज, शुभम मस्को, शुभम, सत्य प्रकाश चौरसिया, डिम्पल, शिवम दुर्वे, निक्कू, रचना, घनश्याम, दीपा, ओम चौहान, शिव शंकर, ऋतिक गर्ग, मंगल, आकाश राजा, शुभांशु, नीरू, सत्येंद्र सिंह, नम्रता, प्रिया द्विवेदी, रोहित शर्मा, राकेश, अजय, नीतीश, एस के, विमलेश, बाबू, नीलेश, मुकेश, शुभम, शिखा, पल्लवी, भरत, श्रद्धा, विकास, संतोष, प्रकाश, मुकेश, लाल सिंह, वीरेंद्र, क्षेत्रीय अधिकारी। क्लियर है? ऋतु, लाली, प्रदीप, महेंद्र, पंकज, तिलक और बहुत सारे बच्चे इनके नाम। चलिए, क्लियर है यहां तक सभी को? थ्रिप्स क्या है? थ्रिप्स का इंसेक्ट ऑर्डर थाइसोनोपेटेरा होता है। थ्रिप्स का इंसेक्ट ऑर्डर क्या होता है? थाइसोनोपेटेरा। थ्रिप्स का इंसेक्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये याद रखना, ये दोनों के इंसेक्ट ऑर्डर, ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। थ्रिप्स का इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा होता है? थाइसोनोपेटेरा होता है। ठीक है, मैं मैथ्स कहाँ पढ़ा रहा हूँ तुमको? मैं मैथ्स पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूँ तुमको। अरे दोस्त, एग्रीकल्चर चल रही है, मैथ्स कहाँ चल रही है? तेरे मोबाइल मैथ्स दिख रही क्या?
एंटोमोलॉजी जगह मैथ्स का लेक्चर तो नहीं चल रहा, ऐसा हो गया था एक दिन अभी एक लड़के के साथ रिकॉर्डेड, वो एंटोमोलॉजी जग रहा, वहां ज्योमेट्री चल रही उस दिन, अभी करीब 8-10 दिन पहले की बात है। कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया, मतलब एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल, वो पैथोलॉजी लेक्चर दबाए, वहां ज्योमेट्री का लेक्चर चल रहा था, पैथोलॉजी की जगह कोई नया टीचर पढ़ा रहा था। बोले सर अचानक ये कैसा हो रहा है, ये अभी हो गया था ना 8-10 दिन पहले, ऐसा हो चुका है एक बार, रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ हुआ, लाइव के साथ नहीं, ऐसा रिकॉर्डेड का साथ हो गया। वो पैथोलॉजी पढ़ रहा था, वो पैथोलॉजी के लेक्चर पर रिकॉर्डेड देख रहा, उधर मैथ्स चल रही, ज्योमेट्री पता नहीं किसी टीचर की। बोला सर आप मैथ जी ज्योमेट्री का लेक्चर कहाँ से आ गया बीच में। अच्छा सी सेट का बोल रहा हूँ कि यार अब देखो वो तो तुमको करना पड़ेगी, अब उस आप कहाँ से पढ़ रहे हो, उस टीचर से आपको बोलना पड़ेगी सर समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। अब देखो सी सेट जो पढ़ाते हैं वो इतना बच्चों से, मैं आपसे जो बार बार पूछ रहा हूँ, इतना कोई पूछता नहीं है, आपको रिकॉर्डेड आपने लिया होगा, अब आपको प्रैक्टिस खुद ही करना पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको खुद ही करना पड़ेगी। देखो मैथ्स आ जाएगा, आप तुम सोचो सारा मैथ्स 3 महीने में सीख लो, पॉसिबल नहीं है, सारा मैथ्स तुम 3 महीने में नहीं सीख पाओगे। तुमको जो सिलेक्टेड टॉपिक है ना 8-10 उनको अच्छे से पढ़ लो भाई। सिलेक्टेड टॉपिक जो है ना अपने अर्थमेटिक के है ना, जैसे समय, ठीक है ना, समय वाला, कार्य वाले, पाइप टंकी वाले, ठीक है ना, इतने जो कॉमन टॉपिक हैं, औसत वाले, परसेंटेज वाले, सिंपल, कंपाउंड डिस्टेंस, ये सब। चलिए हाँ जहां से भी आप पढ़ते हो अच्छी बात है, अब जहां से पढ़ो बस प्रश्न बनना चाहिए, मेरा ये कहना है आपसे, प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़े अपन। अगर नहीं आता तो आप उनसे पूछ सकते हो कि यार नहीं आ रहा तो क्या करें, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, आ तो जाएगा। कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा मैथ से भागते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलिए अगला पढ़ें, दूसरे नंबर का होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। दूसरे नंबर का है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, होलो या इनडायरेक्ट, ये नाम जरूर याद रखना। कंप्लीट मतलब पूर्ण, ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष, है ना, क्या याद रखेंगे हिंदी में नाम, पूर्ण, है ना, कंप्लीट का मतलब हो गया पूर्ण, अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, पूर्ण या अप्रत्यक्ष, या फिर जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल कायांतरण, ठीक है ना, पूर्ण, अप्रत्यक्ष, जटिल। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस, होलो मेटामॉर्फोसिस या इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस जिसे हम कहते हैं। ये कितने चरणों में पूरा होती है, 4, कितने चरणों में पूरा होती है, 4 चरणों में पूरा होती है, कितने, ये 4 है ना, कितने चरणों में, 4 चरणों में पूरा होती है। कौन कौन से 4 चरण, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, कितने चरणों में पूरा होगी, 4 चरणों में। कौन कौन से 4 चरण हैं, कौन कौन से 4 चरण होते हैं, पहला चरण हो गया इसमें एग, ठीक है, पहला चरण हो गया एग, ठीक है ना, ये कोकून यहाँ आएगा, है ना, कोकून शब्द यहाँ आएगा, यहाँ प्यूपा के नीचे, है ना, गलती से यहाँ टाइप हो गया, वो यहाँ टाइप होना था। एग, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद एडल्ट, कितने 4 चरण, ठीक है ना, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट होते हैं। अब उदाहरण, ठीक है ना, देखो उदाहरण क्या है, कोलियोप्टेरा, उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट कोलियोप्टेरा। तो ये जो इंसेक्ट ऑर्डर है 4-5 पहले लेके थे, 4-5 इन्हीं को आपको याद रखना है कि इनमें कौन कौन से कीट आते हैं, ठीक है। कोलियोप्टेरा में कौन आते हैं, बीटल एंड वीबल्स, ठीक है ना, कौन आते हैं, जो चक्रभृंग वगैरह होते हैं कि नहीं, बीटल एंड वीबल्स। वो भमरे वाला ना, भमरे ने खिलाया फूल फूल, वो भमरा भी इधर ही आता है, बीटल्स है ना, कोलेप्टेरा। तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीट इसी आते हैं। आपसे पूछेंगे ऐसा कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो कीट जो फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान, तो सबसे ज्यादा डैमेजिंग इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा होता है, कोलेप्टेरा। इसमें आते हैं बीटल एंड वीबल्स, ठीक है, इसमें कौन आता है, बीटल एंड वीबल्स आते हैं, क्लियर है। चलिए क्लियर है, बीटल एंड बीवल्स सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्डर। अगला है लेपिडोप्टेरा, अगला क्या है लेपिडोप्टेरा, इसमें कौन आता है, बटरफ्लाई आएगी, तितली, मोथ आएंगे, बोलबॉम्स जो कॉटन के अंदर अपन पढ़ते हैं, बोलबॉम्स वो आएंगे, बोरर आएंगे। तो याद रखना ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा कीट सामान्य तौर पर किस इंसेक्ट ऑर्डर में आता है। जैसे लेपिडोप्टेरा में कौन आता है, बटरफ्लाई आती है, मोथ आते हैं, बॉम्स आते हैं, बोलबॉम्स, ठीक है ना, और जो स्टेम बोरर है, जो अलग अलग स्टेम बोरर पड़ेंगे ना, जैसे मक्का का है, मक्के का है, ज्वार का है, ये सब जो इंसेक्ट अपन पढ़ेंगे, बोरर, तो सारे बोरर जो शुगर के नाम पढ़ेंगे तो लेपिडोप्टेरा में। डिप्टेरा में आती है ट्रू फ्लाइज, डिप्टेरा में आती है ट्रू फ्लाई, मक्खियां, लेकिन किस मक्खी को छोड़ के, सफेद मक्खी मत लगा देना इधर, सफेद मक्खी नहीं आती, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई, वो हेलीकॉप्टर भी नहीं आती इधर, वो हेलीकॉप्टर ड्रैगन फ्लाई, डेम्सन फ्लाई वो भी नहीं आते ना, मतलब फ्लाई ओनली ट्रू फ्लाई आती है, जैसे घरेलू मक्खी है वो आएगी इसमें, सोरगम सूट फ्लाई है वो आएगी इसमें, ठीक है ना, सोरगम सूट फ्लाई। तो डिप्टेरा में आते हैं फ्लाइज। और मोस्ट मोस्ट अगला है हाइमेनोप्टेरा, देखो लास्ट वाला इंसेक्ट ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा।
लास्ट वाला इंसेक्ट ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। तो हाइमेनोप्टेरा में देखो कौन कौन आता है, ध्यान से सुनना। मस्टर्ड सोफ्लाई, ठीक है, ये मस्टर्ड सोफ्लाई है, ठीक है। इसके बाद आरा मक्खी, जिसे हिंदी में कहते हैं आरा मक्खी, है ना, मस्टर्ड सोफ्लाई है। इसके बाद मधुमक्खी हो गई भी है, और वास्प ततैया, ठीक है, मधुमक्खी और ततैया और चींटियां। अब ध्यान से सुनेंगे, हाइमेनोप्टेरा में ये सिर्फ इसको छोड़कर, ये जो है ना मस्टर्ड सोफ्लाई वाले कीट को छोड़कर बाकी सभी कीट लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं। ये अकेला जो कीट होता है ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है, बाकी इनको इसको छोड़कर ये बाकी जो कीट है ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। फसलों को नुकसान कौन पहुंचाता है, मस्टर्ड सोफ्लाई। तो हाइमेनोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर जो होता है, किस इसमें जो आने वाला सदस्य कौन है, मस्टर्ड सोफ्लाई, इसको छोड़कर बाकी सभी सदस्य जो होते हैं कीट क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ये सिर्फ नुकसान पहुंचाता है मस्टर्ड सोफ्लाई। मस्टर्ड के अंदर होता है एथालिया लोगेंस प्रोक्सिमा, इसका पूरा नाम होता है ना, मस्टर्ड सोफ्लाई। तो मस्टर्ड सोफ्लाई का याद क्या रखना है आपको कि हाइमेनोप्टेरा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हाइमेनोप्टेरा में आता है, मधुमक्खी के साथ में, ततैया के साथ में आता है ना, वास्प मतलब ततैया हो गया, मधुमक्खी है, एंड्स है, इनके साथ आएगा, ठीक है, हाइमेनोप्टेरा। तो हाइमेनोप्टेरा में ये अकेला जो कीट है ये नुकसानदायक है, बाकी सभी क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो आपको समझ में आ गया सभी को, या सुनो, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। ये तितली का डायग्राम देख लो आप, तितली कुछ ऐसे है ना, देखो इधर, ये है अंडा, फर्टिलाइज एग, ये कैटरपिलर बना, कैटरपिलर मतलब इल्ली, एक प्रकार से कैटरपिलर का मतलब है इल्ली, है ना। ये इस प्रकार आपने देखा हो ना, फसलों में इल्ली लग जाती है, कैटरपिलर। अब इस कैटरपिलर जो है धीरे धीरे इससे क्या बनता है, प्यूपा, और उससे फिर धीरे धीरे एडल्ट बनता है। तो क्या ना, ये जो अपना कैटरपिलर क्या है, ये लार्वल स्टेज है, ठीक है। ये फिर क्या बनेगा, धीरे धीरे इसमें प्यूपा बनेगा, ठीक है। फिर तितली इसमें फड़फड़ाती है, अगर आपने कभी देखा हो, तितली निकलती है, बहुत कोशिश करती है तब जाके इस प्यूपा से बाहर जाके, तो इसलिए ऐसा करती है ताकि उसके पंख में मजबूती उड़ सके, ठीक है ना। तो फिर धीरे धीरे देखो तितली इस पीपा से, तो ये है एडल्ट, ये क्या हो गया, एडल्ट हो गया। तो चार अवस्थाएं हो गई, हाँ या ना, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, और ये चौथी अवस्था, एडल्ट बटरफ्लाई बन गई ऐसे। कैटरपिलर के अरे लिखेंगे, सब लिखेंगे, चिंता मत करो। मैं आपको है ना लार्वल अवस्थाएं भी लिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। लार्वल अवस्थाएं जो होती हैं वो भी लिखाऊंगा, और नुकसान वाली अवस्थाएं भी आपको लिखाऊंगा, आप चिंता ना करें, है ना। मैं आपको लगाऊंगा खुद को इसमें जो है ना, कैटरपिलर किस किस को कहते हैं, किस किस ऑर्डर वाले की, तो अपन लिखेंगे, आप चिंता ना करें, है ना। आगे वाली स्लाइड में दिया हुआ है सब, ठीक है, सब दिया कि नुकसान को, नुकसान पहुंचाने वाली अवस्थाएं क्या क्या हैं, ठीक है, लार वाला अवस्थाओं को क्या क्या कहते हैं, सारी चीज दी है। क्लियर सभी को बताओ। अब देखो मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये भी होता है, देखो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, अंडे से लेकर एडल्ट बनने तक जो भी परिवर्तन होंगे उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कैटरपिलर किस में आते हैं भैया, कैटरपिलर जो है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, कैटरपिलर का मतलब बच्चे, किसके बच्चे, तो जो बटरफ्लाई है उसके बच्चे कैटरपिलर, ठीक है, जो बोलवर्म्स है उसके बच्चे कैटरपिलर, है ना। तो कैटरपिलर कोई कैटरपिलर क्या है, एक बच्चे वाली अवस्था, लार्वा, किसके, तो जो लेपिडोप्टेरा में जो भी कीट आएगा, जो भी कीट लेपिडोप्टेरा में आता है उनके बच्चों को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। बात समझ में आई। जो भी कीट लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर में आएगा, कौन आएगा, बटरफ्लाई आएगी, मॉस आएगा, जैसे तिलक घुमोत आपने सुना होगा ना, तिलक घुमोत होता है बड़ा सा, ठीक है ना, बटरफ्लाई, मोथ, बोरर, बोलवर्म्स, है ना, इन सब की जो बच्चे वाली अवस्था है उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। बात समझ में आ गई, कैटरपिलर मतलब क्या, तो जो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर होता है उसमें जो कीट आते हैं, अभी मैंने आपको उदाहरण बताए, कौन कौन से कीट उदाहरण बताए मैंने आपको, जैसे बटरफ्लाई, मोथ, बोरर, है ना, उनके बच्चों को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उनके जो बच्चे हैं एग से जब लार्वा बने उसे कैटरपिलर कहते हैं। बात समझ में आ गया, कैटरपिलर मतलब क्या है, अरे बात समझ में आया, कैटरपिलर मतलब इन कीटों की जो बच्चे वाली स्टेज होती है, ठीक है, एग से जब लार्वा बनता है, लार्वल स्टेज को क्या कहते हैं हम, तो कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखो, तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब कीट के जीवन चक्र में अंडे से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचने में होने वाले परिवर्तनों को क्या बोलते हैं हम, मेटामॉर्फोसिस या पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। चलिए अब एक होता है मोल्टिंग या एक्डाइसिस। क्या होता है मोल्टिंग का मतलब शरीर से पुरानी त्वचा को हटा देना। आपने सांप में देखा होगा, और उसको कभी कभी है ना आपने हाथ से छुआ भी होगा, सांप के अंदर जो कांचली होती है, हाँ है ना, सांप के अंदर समय समय पर सफेद कलर की स्किन निकलती है, कांचली, आप तो सभी ने देखा होगा, बिल्कुल। तो वो एक प्रकार क्या मोल्टिंग ही तो है। कीटों के विकास के समय अनेक बार त्वचा गिराई जाती है, अर्थात शरीर से पुरानी त्वचा फेंक दी जाती है और इनके स्थान पर नई त्वचा आ जाती है। इस क्रिया को त्वचा निर्मोचन या निर्मुख उत्सर्जन, मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। तो पुरानी त्वचा हटा देना, उसकी जगह नई त्वचा आ जाना, सांप में आपने देखा ये,
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। कभी कभी किसी किसी कारण में गर्मियों में हाथ में क्या होता है, स्किन निकलने लगती है, लेकिन वो और किसी कारण नहीं, इंसान में मोल्टिंग नहीं होती है ना। किसी किसी व्यक्ति के शरीर में गर्मियों में ऐसा होता है कि स्किन है ना, शरीर के हाथ की तरह उंगलियों की स्किन निकलने लगती है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है गर्मियों में, होता है कि नहीं। वो सभी में अलग अलग टाइम लगता है ना, सभी में क्या होता है, अलग अलग टाइम लगता है, हर कीट में अलग अलग टाइम है। किसी में 1 दिन, किसी में 5 दिन, किसी में, सभी में अलग अलग टाइम होता है ना। ये कभी आपसे पूछेंगे किसमें। अब एक टर्म लगा स्टेडियम, ठीक है ना, स्टेडियम अलग, क्योंकि स्टार स्टेज अलग अलग होती है भाई। हर चीज जो स्टेज वाइज स्टेज चलता है ना, स्टार बीच में जब लार्वा से एडल्ट बनेगा तो बीच में अवस्थाएं आएंगी जिन्हें हम स्टार कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार। भाई एक से अगली अवस्था, फिर अगली अवस्था, मतलब 15 दिन बाद वाली अवस्था, फिर 15 दिन के बाद वाली अवस्था। तो देखो स्टेडियम क्या होता है, निर्मोचन के बीच की कीट अवस्था को तो क्या बोलते हैं, स्टार कहते हैं। निर्मोचन की जो बीच में अवस्था बनती है ना, आपने सुना होगा फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार। तो भाई एग से जो एडल्ट बन रहा है तो बीच में त्वचा भी उतार रहा है, तो उसी बीच में है ना, जो बीच वाली अवस्थाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, हम स्टार कहते हैं। और तो दो निर्मोचन के बीच में जो समय लगता है, मोल्टिंग की प्रोसेस होती है कि पहली बार स्किन उतार दी, अब अगली बार दोबारा क्या आएगी, स्किन आएगी, फिर उतारेगा। तो दो निर्मोचन के बीच में जो समय लगेगा, एक बार हो गया फिर अगली बार होगा, तो दो के बीच में जो समय लगता है उस समय को क्या बोलते हैं, स्टेडियम कहते हैं। उस समय को क्या बोलते हैं, दो निर्मोचन के बीच में जो समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेडियम कहते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। एपोलाइसिस का मतलब क्या होता है, एपोलाइसिस शब्द, एपोलाइसिस का मतलब होता है पुरानी क्यूटिकल को एपिडर्मिस से अलग होने की प्रक्रिया। क्यूटिकल जो होती है ऊपरी परत, तो एपिडर्मिस से, अधिचर्म से क्यूटिकल का अलग होना एपोलाइसिस कहलाता है। ये आगे चल के भी अपन पढ़ेंगे एक बार और अभी, है ना। एपोलाइसिस मतलब क्या होता है, ऊपरी क्यूटिकल जो है उसको एपिडर्मिस से अलग होने की प्रक्रिया को हम एपोलाइसिस कहते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को, बताओ। ये देखो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि अगली स्लाइड पर वो है डैमेज, क्या है, लार्वल अवस्थाएं, कि किसके बच्चों को क्या कहते हैं, किनके बच्चों को क्या कहते हैं, यहाँ पर है। तो ये आपको याद रखना है। देखो जैसे लार लगा निम्फ, क्या लगा, निम्फ लगा, निम्फ। तो निम्फ किनके बच्चों को कहते हैं, कि जो इंसेक्ट ऑर्डर हेमीप्टेरा में आएंगे, जो इंसेक्ट ऑर्डर हेमीप्टेरा में आते हैं सामान्य तौर पर। हेमीप्टेरा में कौन आते हैं, एफिड, जैसिड, व्हाइट फ्लाई, बग्स, इनके बच्चों को कहते हैं निम्फ। तो ये एग्जाम में पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ठीक है। एक बार और बता रहा हूँ, स्टेडियम का मतलब क्या है, कि दो निर्मोचन, ऐसे एक बार है ना, क्या हुआ, निर्मोचन, पहली बार यहाँ पर क्या हुआ, निर्मोचन मतलब मोल्टिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई, मोल्टिंग, ठीक है। फिर दूसरी मोल्टिंग होगी यहाँ पर, हाँ या ना, कुछ समय बाद, महीने भर, 15 दिन बाद मोल्टिंग। तो इन दो मोल्टिंग के बीच में जो समय लगेगा, समय, दो निर्मोचन के बीच में जो समय लगता है, इस समय को ही क्या बोलते हैं, स्टेडियम कहते हैं। इस समय को ही क्या कहते हैं, हम स्टेडियम कहते हैं। क्लियर है, दो निर्मोचन के बीच में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, हम स्टेडियम कहते हैं। दो निर्मोचन के बीच में जो समय लगेगा उसे स्टेडियम कहते हैं, ठीक है। चलिए पढ़े आगे। अगला देखो निम्फ, निम्फ किनके बच्चों को कहेंगे, हेमीप्टेरा। तो हेमीप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर जो इनके बच्चों को क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। कौन आता है इसमें, वक्स है ना, अपना लीफ होपर है, ठीक है। ग्रास होपर नहीं, लीफ होपर, नहीं तुम ग्रास होपर समझ लो, लीफ होपर है, ठीक है ना भाई। एक्चुअली देखो लीफ होपर जैसेड एक ही होता है ना, ये जो जैसेड है ना, जैसेड को ही लीफ होपर कहते हैं, एक प्रकार से लीफ होपर, ठीक है ना। एफिड, जैसेड, व्हाइट फ्लाई, वक्स जो है, तो ये आते हैं इंसेक्टोडा, हेमीप्टेरा, इनके बच्चों को कहते हैं निम्फ। आपने कॉटन में पढ़ा होगा, अगर आपने पेस्टिसाइड कंपनी में काम किया तो आपको निम्फ के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने दवाइयां बेची है तो समझाया होगा इसमें, है ना, कि निम्फ जो अटैक करता है, पत्तियों के रस को चूसता है, सेल सेप को सक करता है, ठीक है कि नहीं। मिर्ची के अंदर आपने देखा होगा, बिल्कुल, अगर आप निमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते तो मिर्ची से आपका वास्ता रहा होगा, और इन कीटों से है ना लगाव होगा ही, क्योंकि मिर्ची में बहुत ज्यादा लगते हैं, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई, ठीक है। अगला है कैटरपिलर, अगला क्या है, कैटरपिलर। तो कैटरपिलर देखो, लेपिडोप्टेरा में जो भी इंसेक्ट आएगा, जो भी इंसेक्ट इस ऑर्डर में आता है उसे हम उनके बच्चों को बोलते हैं लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा में कौन आता है, क्लियर। चलिए, इंस्टार मतलब बच्चे, मतलब जो बीच में अवस्थाएं आती है, इंस्टार का मतलब निर्मोचन में जो ऐसे एक बार निर्मोचन होगा, अब अगली अवस्था जो आएगी, ठीक है, तो उसे इंस्टार कहते हैं। इधर देखो, लेपिडोप्टेरा का मतलब होता है, लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर के अंदर जो है, इनके जो है लार्वल स्टेज को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। अब लेपिडोप्टेरा में कौन कौन आता है वो आपको याद होना चाहिए, कौन कौन, जैसे मोथ, ठीक है ना, तिलकुमोथ, आपने नाम सुना होगा ना, तिलकुमोथ होता है, आप सभी ने देखा भी होगा शायद, तिलकुमोथ देखा है,
मोथ्स वगैरह देखे होंगे, तिलक मोथ के बारे में सुना है, ठीक है ना। तिल के अंदर बड़ा सा होता है, जिसके पंख पर ऐसे पाउडर सा पीले से कलर का होता है, आगे है ना उसका चेहरा काला होता है, उसको हम डेड होथ मोक्स कहते हैं। आपने देखा होगा शायद, तिलक मोथ तो देखा होगा। तिल के अंदर बड़ा सा होता है, इसके ऊपर है ना, आप ऊपर देखो ना पंखों पे सफेद सा पाउडर, इनके मोथ के ऊपर पंखों पे पाउडर सा लगा रहता है, ठीक है। पीले से कलर के इसके पंख होते हैं, मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, जब अपन कीट पढ़ेंगे ना तो उसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मोथ। इसके बाद देखो बॉलवर्म। बॉलवर्म कॉटन के अंदर लगते हैं, अमेरिकन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, ठीक है ना। कॉटन के अंदर ये आपने देखो ना, अमेरिकन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म। बोरर, ठीक है ना। बोरर जो होता है, बोरर, इसको छोड़कर एक्सेप्ट लेसर ग्रेन जो स्टोरेज पोस्ट है, इसको बोरर जानते हैं आप। बोरर तो जान, जैसे टॉप बोरर शुगर केन के अंदर, मेजिस्टेम बोरर। तो जो बोरर्स होते हैं तना भेदक, ठीक है ना, तना भेदक, फली भेदक जो बोरर है, तो बोरर की इसी में आएंगी। और बटरफ्लाई, हाँ ना, बटरफ्लाई हो गया, ठीक है ना, ये सब इसी में आते हैं। अगला देखो ग्रब, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रब। अगला ध्यान से सुनेंगे आप, ग्रब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रब। ग्रब किसकी है ना, ग्रब किसे कहते हैं, लार्वल स्टेज ग्रब। देखो तो जो कोलियोप्टेरा है, कोलियोप्टेरा अभी मैंने आपको बताया था, बीटल एंड वीबल्स। बीटल आप जानते हो ना, कीड़े, काले रंग के कीड़े जो होते हैं, बीटल एंड वीबल्स, ठीक है। और जो मस्टर्ड सोफ्लाई है, हाइमेनोप्टेरा, मस्टर्ड सोफ्लाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मस्टर्ड सोफ्लाई। मस्टर्ड सोफ्लाई के लार्वा को ग्रब कहते हैं, काले रंग का होता है। मैं आपको डायग्राम जब अपन ये पढ़ेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सरसों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। व्हाइट ग्रब तो आपने सुना ही है ना, व्हाइट ग्रब, ठीक है। व्हाइट ग्रब जो होता है, तो वो तो एक कीट का नाम हो गया। ये ग्रब जो है, इनकी सभी की जो है लार्वल अवस्था को ग्रब कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, है ना, जब मस्टर्ड सप्लाई में अपन देखेंगे, काले रंग का होता है, इसका डैमेजिंग स्टेज होती है ग्रब। और व्हाइट ग्रब में आपने देखा होगा फीमेल सफेद रंग की रहती है, ऐसी कि नहीं। चलिए अब उसके बाद मैगट। अगला क्या, मैगट। तो मैगट किसकी डैमेजिंग, जो डैमेजिंग कह रहा हूँ, लार्वल स्टेज है। मैगट जो होती है, ध्यान से सुनना, मैगट जो होती है डिप्टेरा, तो जो मक्खियां होती है ना, मक्खी मच्छर, डिप्टेरा में जो आते हैं, इनकी लार्वल स्टेज को क्या बोलते हैं, मैगट कहते हैं। ऑल फ्लाई, ऑल ट्रू फ्लाईज एक्सेप्ट, देखो गलती से कभी व्हाइट फ्लाई मत लगा देना कि व्हाइट फ्लाई की लार्वल स्टेज को क्या बोलेंगे, फ्लाई लगा ना, तो व्हाइट फ्लाई आती है किसमें, हेमिपेटेरा में, ठीक है। और मस्टर्ड सोफ्लाई आती है हाइमेनोप्टेरा में। इन फ्लाई को छोड़कर, व्हाइट फ्लाई को, मस्टर्ड फ्लाई को छोड़कर, जो सामान्य मक्खियां होती हैं वो आती है किसमें, डिप्टेरा में, ठीक है। जैसे सोरगम सूट फ्लाई है, सोरगम सूट फ्लाई है, एथेरिगोना सोकाटा ही नाम होता है ना उसका, सोरगम सूट फ्लाई। तो सोरगम सूट फ्लाई जो होती है वो इसमें आएगी, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी है, ठीक है। जो सामान्य मक्खियां हैं वो इसमें आती है। तो मच्छर भी इसी में आता है, डिप्टेरा में, ठीक है। इनका जो लार्वल स्टेज होती है वो मैगट होती है। व्हाइट फ्लाई मत लगाना, क्योंकि व्हाइट फ्लाई इसमें नहीं आती, व्हाइट फ्लाई आती है हेमिपेटेरा। मस्टर्ड सोफ्लाई आती है, मस्टर्ड सोफ्लाई किसको बिलोंग करती है, तो हाइमेनोप्टेरा को बिलोंग करती है। उसका जो है ना क्या होता है, ग्रब होता है। एक है मोस्ट इंपोर्टेंट नायाड, ठीक है। एक क्या होता है, नायाड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नायाड, है ना, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, नायाड किसे कहते हैं, तो ये है ना लार्वा का नाम है, किसके, ओडोनाटा के इंसेक्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, ओडोनाटा अपन। ओडो नाम आते हैं, हेलीकॉप्टर कीट, ड्रैगन फ्लाई, डैमसन फ्लाई, आपने सभी ने देखे होंगे बरसात में उड़ते हुए। अरे वो हेलीकॉप्टर जैसे कीट देखे ना बरसात में, लंबी लंबी मक्खी, इतनी लंबी लंबी उड़ती है, ब्राउन से कलर की, आप सभी ने देखी होंगी, बरसात के समय ज्यादा उड़ती है, ड्रैगन फ्लाई, डैमसन फ्लाई, हाँ है ना। क्लियर है सभी को, यस और नो। अरे आपने ये कीट देखे ना बरसात में, देखे होंगे ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई, वो हेलीकॉप्टर जैसे कीट देखे हैं कि नहीं, हाँ है ना, वो हेलीकॉप्टर जैसे कीट आपने देखे होंगे। तो वो हेलीकॉप्टर जैसे कीट जो होते हैं ना, ड्रैगन फ्लाई है, डैमसल फ्लाई, एक ब्राउन से कलर की रहती है, काले कलर से की रहती है। तो उनके वो आती है ओडोनाटा, ये दोनों जो हैं ये आती है ओडोनाटा इंसेक्ट होल्डर। किसमें आती है भैया, इनका नाम इंग्लिश में याद करना पड़ेगा ना, इंसेक्ट होल्डर है, इंग्लिश में ही आते हैं ना, तो आप इंग्लिश में लिख लो ऐसे, हेमिपेटेरा, वो रहेगा तो वही शब्द है ना, ये तो इंग्लिश में याद करना है ना, ओडोनाटा। तो ये कभी कभी ये भी पूछते हैं कि ये जो ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई नाम के जो कीट हैं, ठीक है, ये जो होते हैं कीट किस इंसेक्ट ऑर्डर में आते हैं, ये आते हैं ओडोनाटा में, किसमें आते हैं, ओडोनाटा के अंतर्गत आता है। और इनकी जो लार्वल स्टेज होती है उसके नायड कहते हैं। क्लियर सभी को, बस यहां तक क्लियर है। अरे अभी ये तो बता, ये दोनों अलग है, कोलिप्टेरा अलग है, ये कोलिप्टेरा अलग है ना, कोलिप्टेरा इंसेक्ट अलग होता है, ये इसमें आते हैं वीटल और वीवल्स। और जो हाइमेनोप्टेरा में ये आती है मस्टर्ड फ्लाई, लेकिन इन दोनों की लार्वल अवस्था को ही ग्रब कहते हैं, इसलिए साथ लेके आए। कोलिप्टेरा अलग है, हाइमेनोप्टेरा अलग है, ठीक है।
कोलिप्टेरा में कौन आता है, ये आते हैं ये बीटल्स है ना, और बीबल्स, ये आते हैं किसमें, कोलिप्टेरा में। और हाइमेनोप्टेरा में कौन आती है, मस्टर्ड सप्लाई। लेकिन इन तीनों को ही लार्वल अवस्था को ग्रब कहते हैं, इन तीनों की लार्वा। देखो हाइमेनोप्टेरा में कौन आता है, वो आती है मस्टर्ड सप्लाई, और मधुमक्खी आती है ना, मधुमक्खियां जो है किसमें आती है, हाइमेनोप्टेरा में। मधुमक्खियां भी पढ़ा है ना, हाइमेनोप्टेरा में आती है। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये हमने क्या लिया, लार्वा के प्रकार, ये एग्जाम में पूछते हैं, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया। लार्वा के प्रकार आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताएं क्या पूछे जाएंगे आपसे, लार्वा के प्रकार, ठीक है ना, क्या पूछे जाएंगे, लार्वा, ठीक है, लार्वा के प्रकार, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक क्लियर सभी को, यस और नो। चलिए लार्वा के लिए है, चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। हाँ, इन दोनों का लार्वा सेम, इसलिए अपन इन दोनों को साथ में लेंगे ना, इन दोनों का लार्वा सेम होता है। अब पूछते हैं नुकसान कौन पहुंचाता है, नुकसान फसलों को, ये बच्चे नुकसान पहुंचाते हैं, इनके बाप नुकसान पहुंचाता है, सीधा सीधा देखो नुकसान कौन पहुंचाता है ना, बच्चे मतलब लार्वल अवस्था पहुंचाती है, एडल्ट पहुंचाता है फसलों को नुकसान। तो ये लिखा है डैमेजिंग स्टेज, कि फसलों को नुकसान कौन पहुंचाता है। देखो जो कोलिप्टेरा इंसेक्टोडर होता है, जिसमें बीटल्स आते हैं, तो उसमें लार्वा तो नुकसान पहुंचाएगा, ग्रब साथ साथ में एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, दोनों नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन, तो ग्रब भी पहुंचाएगा और एडल्ट भी, दोनों फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा पूछेंगे आपसे कि कोलिप्टेरा इंसेक्टोडर जो है, इसमें नुकसान फसलों को नुकसान कौन पहुंचाता है, तो उनके बच्चे मतलब लार्वा, लार्वा कौन है, ग्रब है, प्लस एडल्ट, एडल्ट मतलब वयस्क, वो दोनों नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना। लार्वा, लार्वा भी नुकसान, लार्वा कौन, अभी पढ़ा है मैंने आपको, कोलिप्टेरा की लार्वल अवस्था को क्या कहते हैं, ग्रब कहते हैं, कोलिप्टेरा की लार्वल अवस्था को क्या कहते हैं, ग्रब, प्लस एडल्ट दोनों। जो लेपिडोप्टेरा में होते हैं, आप हमेशा देखना किसमें, जैसे कॉटन बोल में बोरा है, उनमें हमेशा इल्ली नुकसान पहुंचाती है। आपने चने में देखा होगा, चने में कौन नुकसान पहुंचाता है, इल्ली। तो जो बोरर हैं, मतलब जो लेपिडोप्टेरा में आते हैं, उनमें नुकसान पहुंचाता है कैटरपिलर। बात समझ में आ गई, कैटरपिलर कौन है, तो कैटरपिलर इनके बच्चे हैं, किनके, ये बॉलवॉर्म्स के बच्चे हैं, बटरफ्लाई के बच्चे, बात समझ, इनके क्या होते हैं, बच्चों को अपन क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, लार्वल अवस्था को। तो नुकसान कौन पहुंचाता है, ये। तो लेपिडोप्टेरा में जो भी कीट आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कपास में अमेरिकन बॉलवॉर्म, तो इनमें सभी में कौन है, कैटरपिलर ही नुकसान पहुंचाता है। चने में आपने देखा होगा, चने में इल्ली लगती है, तो क्या है, कैटरपिलर ही है वो, अरे हाँ या ना। तो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर में नुकसान कौन है, ओनली लार्वा, कैटरपिलर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ठीक है, फ्रूट सकिंग मोथ को छोड़कर, इसमें एडल्ट भी नुकसान पहुंचाता है। एडल्ट स्टेज ऑफ फ्रूट सकिंग मोथ कोजेस द डैमेज, जो फ्रूट सकिंग मोथ होता है ना, फलों को नुकसान पहुंचाने वाला मोथ, उसमें एडल्ट नुकसान पहुंचाता है, लार्वा को नहीं नुकसान पहुंचाता। बाकी सभी में याद रखना, लेपिडोप्टेरा में जैसे बॉलवॉर्म्स हो गए, बोरर हो गए, बोरर मतलब जैसे अपन आगे चल के पढ़ेंगे, शुगर केन में टॉप बोरर है, रूट बोरर है, सूट बोरर है, इंटरनट बोरर है, ठीक है। हम राइस में पढ़ेंगे येलो स्टेम बोरर है, मक्का के अंदर पढ़ेंगे मेज स्टेम बोरर है। तो जितने जो बोरर हैं, तो बोरर में नुकसान कौन पहुंचाएगा, तो आंसर है ये कैटरपिलर, इल्ली, जिसको सामान्य भाषा में अपन क्या कहते हैं, इल्ली कहते हैं, सामान्य अपन भाषा में इसको इल्ली कहते हैं। चने में क्या लग गई, इल्ली, ठीक है ना, या सुंडा सुंडी कहते हैं क्या, तो सुंडी मुंडी भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, तो मेरे को ये नहीं पता है ना, सुंडी भी कहते हैं शायद, है ना। चलिए आगे पढ़े। अब देखो हेमीपिटेरा, अगला कौन सा है, हेमी, ये आपको देखो, ये इसको हिंदी में याद मत करना भैया, हिंदी इनकी बहुत ही कठिन है, सुंडा सुंडी पता नहीं क्या क्या शब्द है, तो ये बहुत सरल शब्द है, एक दो बार कठिन लगेंगे, बहुत आसान रहेंगे। हेमीपिटेरा, तो हेमीपिटेरा में कौन नुकसान पहुंचाता है, निम्फ प्लस एडल्ट दोनों, है ना, निम्फ भी नुकसान पहुंचाएगा और एडल्ट भी नुकसान पहुंचाएंगे। फिर इसके बाद डिप्टेरा में कौन नुकसान पहुंचाता है, देखो मैं इनको हिंदी में लेकर हूँ तो भी बात ऐसे में लेके आएगा ना, लेपिडोपिटेरा, ऐसे लेपिडोपिटेरा, ये की बात है। अगर मैं लिख दूं डिप्टेरा, ठीक है ना, डिप्टेरा पढ़ना आपको ऐसे ही है, डिप्टेरा कौन पहुंचाता है, तो डिप्टेरा सामान्य तौर पर परजीवी होते हैं। अरे सर ये हिंदी में भी ऐसी रहेगी टेबल, इसका कुछ बदलेगा नहीं, हिंदी में लार्वा की जैसे लार्वा लिख दूंगा मैं, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, हिंदी में यहाँ ऐसे लिख देंगे लार्वा बस, और कुछ नहीं बदलेगा, बस एडल्ट की जगह वयस्क हो जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं यार, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, इतना शुद्ध हिंदी की जरूरत नहीं होना चाहिए, ये बहुत सरल है। एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंग्लिश में ही जरूरी है एंटोमोलॉजी।
इसमें थोड़ा देखो, आपस में बातचीत मत करना भाई, है ना। मैं लिखते चलूंगा, अगर किसी को समस्या आ रही मैं लिखते चलूंगा, है ना, मेरे से बोल देना। क्लियर। लेकिन ये टेक्निकल सब्जेक्ट एंटोमोलॉजी, इसमें इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हिंदी इसके बहुत शुद्ध हिंदी है, कठिन वो मेरे को नहीं आती है। सुंडा है, बहुत ज्यादा कठिन हिंदी है ना, बहुत ही कठिन हिंदी कीटों की, तो वो आपको याद नहीं रखनी है। आपको जो काम की इंग्लिश की टेक्निकल टर्म ही याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे डिप्टेरा है ना, क्या है डिप्टेरा। यार तुम इंग्लिश बस खाली टेबल देखा इंग्लिश लिखा, बस अब नहीं पढ़ना, इतना मत डरा करो, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। बस तुमको देखा इंग्लिश लिखा है, अब बोले अब नहीं पढ़ना, अब समझ में नहीं आएगा। इसमें है क्या कि ये डिप्टेरा अभी बार बार कितनी देर से पढ़ रहे हैं अपन, डिप्टेरा डिप्टेरा डिप्टेरा, ठीक है ना। इतनी देर से पढ़ लिया कि सारी मक्खियां डिप्टेरा में आती है। डिप्टेरा के जीव सामान्यतः क्या होते हैं, परजीवी। जैसे मच्छर क्या है, परजीवी है। अरे इनके एडल्ट ही तो नुकसान पहुंचाते हैं। अरे खून कौन चूसता है, एडल्ट। खून कौन चूसता है, एडल्ट ही चूसता है। मच्छर खून कौन पिएगा, मच्छर परजीवी है सामान्यतः। हाइमेनोप्टेरा, तो मैं अभी हमने बात की थी हाइमेनोप्टेरा इंसेक्टोरर जो है, उसमें जो मक्खी होती है कौन सी, मस्टर्ड सोफ्लाई, जिसको हिंदी में आरा मक्खी कहते हैं। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आरा मक्खी, है ना, मस्टर्ड सोफ्लाई। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइमेनोप्टेरा इंसेक्टोरर जो है, इसमें इसको छोड़कर बाकी सभी कीट लाभदायक होते हैं, एक्सेप्ट मस्टर्ड सोफ्लाई, ऑल अदर बेनिफिशियल एंड यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या है, देखो ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, क्या सुनना है ध्यान से, कि जो हाइमेनोप्टेरा इंसेक्टोरर होता है, कौन सा हाइमेनोप्टेरा इंसेक्टोरर, इसमें इस आरा मक्खी को छोड़कर, इसमें इसको छोड़कर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कीट नुकसान पहुंचाता है फसलों को। इंसेक्टोरर हाइमेनोप्टेरा में सिर्फ एक ही कीट है फसलों को नुकसान पहुंचाता है, वो मस्टर्ड सोफ्लाई। इसको छोड़कर बाकी सभी कीट लाभदायक होते हैं और जैविक नियंत्रण में उपयोग होते हैं। बाकी सभी कीट क्या होते हैं, बेनिफिशियल, लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। और किसमें उपयोग होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं किसमें, बायोलॉजिकल का। आगे चल के हम पढ़ेंगे पैरासिटोड, प्रीडेटर। तो पैरासिटोड होते हैं वो अधिकतर किसमें होते हैं, हाइमेनोप्टेरा में। किसमें यूज होते हैं इसके कीट, जैविक नियंत्रण में यूज किए जाते हैं। किसमें, जैविक नियंत्रण में। किसमें, जैविक नियंत्रण में उपयोग किए जाते हैं। क्लियर है यहां तक, बताओ। किसको छोड़कर, आरा मक्की को छोड़कर, ठीक है। अरे वो तो मोबाइल इंटरनेट की समस्या, क्लास ऐसे हिंदी इंग्लिश में छोड़कर नहीं जाते, वो तो सब देख लेंगे दोबारा, है ना। इंग्लिश के कारण हो तो किसी का फोन आ गया, किसी का इंटरनेट खत्म हो गया, बहुत समस्या है ना, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। देखो भाई मेरी तरफ से मैं बेस्ट पॉसिबल कर रहा हूँ, तुम चाहोगे तो मैं इसमें हिंदी में लिखते हैं ना, जो को पीडीएफ दे दूंगा उसमें हिंदी में लिख दूंगा, उनको टाइप कर देंगे हिंदी में, और कुछ भी नहीं है। लेकिन एंटोमोलॉजी में टेक्निकल शब्द आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगी, शुद्ध हिंदी मत पढ़ना। मैं फिर मैं शुद्ध हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, शुद्ध हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। शुद्ध हिंदी आपको, है ना, शुद्ध हिंदी आती नहीं भैया, तुम खुद परेशान हो जाओगे, शुद्ध हिंदी में क्या पढ़ा रहे हो। शुद्ध हिंदी पढ़ना ही नहीं अपने को, बात समझ में आ गई, शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ना। ये जो टेक्निक इनमें भाई कोलिपिटेरा, कोलिपिटेरा ही होगा हमेशा, कोलिपिटेरा में हमेशा कोलिपिटेरा ही लिखा होगा, ठीक है। क्लियर है। अरे इंग्लिश नहीं, ये तो सिर्फ बाकी सब तो मैंने हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तुमको, मैं बाकी सब तुमको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। देखो बाकी सब तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, जो टेक्निकल चीजें होती है उसको इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है। देखो बाकी सब तो मैं तुमको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, पंकी अपंकी है कि नहीं, ये देखो ये सब हिंदी में लिखा है, लिखा है कि नहीं, बाकी सब हिंदी में लिखा है। जो टेक्निकल शब्द है उनको इंग्लिश में पढ़ना अच्छा बात है, और आप इंग्लिश में उनको याद रखिए तो आसान याद कर पाओगे। हिंदी में याद मत करना, है ना। लार्वा तो लार्वा ही बोलेंगे यार इसको हिंदी में भी। एडल्ट को बस वयस्क कहते हैं, निम्प को निम्प कहेंगे। निम्प चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, निम्प निम्प लिखना है अपने को, पेपर में भी निम्प आएगा, ठीक है। चलिए, तो बताओ अभी अपन ने यहाँ तक आज जो पढ़ा है वो कैसा लगा तुमको। कल यहाँ से आगे अपन कंटिन्यू करेंगे कीटों का वर्गीकरण, ठीक है ना। कीटों का वर्गीकरण आगे अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। कीटों का वर्गीकरण, तो आपको एंटोमोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आएगी ना, बहुत ही अच्छे से एंटोमोलॉजी। अभी अपन ने बेसिक जानकारी पढ़ी है एंटोमोलॉजी की, किस कीट में क्या है सारी चीज। अब आपको थोड़ा जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, तो ये पहले वाला जो लेक्चर है पहले दिन का, ये आपको आखिरी तक याद आ गया। जब हम कीट पढ़ेंगे कि भैया लेपिडोप्टेरा की डैमेजेस्टिंग, फिर आएगा अच्छा कैटरपिलर होती है, तो हम तो पहले दिन ही पढ़ लिए थे। हाँ कल क्लास नहीं है ना, कल क्योंकि मैं तुम्हारे नोट तैयार कर लेता हूँ। तुम क्या करना, मैं एक्सटेंशन का टेस्ट अपलोड करूंगा, किसका, एक्सटेंशन का, ठीक है ना।
तुमको क्या करना है, इस एक्सटेंशन को रिवाइज करना है अच्छे से, है ना। क्या करना है, इस एक्सटेंशन को आपको रिवाइज करना है, किसको, रिवीजन, है ना। एक तो बहुत अच्छे से आपको ये काम करना है, ये आपको टास्क मतलब आपको टेस्ट देना है ना, एक्सटेंशन का आपको टेस्ट देना है। दूसरा एक सोइल साइंस का टेस्ट देना है, जितना पढ़ लिया सोइल साइंस का भी टेस्ट आपको मिल जाएगा, तो एक आपको सोइल साइंस का टेस्ट देना है, ठीक है। आपको 2 टेस्ट देना है शनिवार और रविवार में, अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके, एक एक्सटेंशन का और एक सोइल साइंस का, ठीक है। हाँ मंडे को तो क्लास रहेगी उसी टाइम पे जैसे चल रही है। नहीं और कुछ भी नहीं पढ़ना है ना एक्सटेंशन में, आप मत पढ़ो, पर्याप्त है ना ये। चलिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशन सोइल साइंस को रिवीजन करना है 2 दिन में बहुत अच्छे से, और टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट देना कंपलसरी। टेस्ट कहाँ पर आएगा, जहां आपने कोर्स खरीदा है, जहां पर आपने जो कोर्स खरीदा ना, जो कंटेंट वाला ऑप्शन जहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर आता है, नीचे टेस्ट सीरीज का फोल्डर भी है। टेस्ट कहाँ मिलेगा, जो आपने, है ना, ये जो संकल्प बैच आपने खरीदा है, तो संकल्प बैच 2.0 होता है, तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा कंटेंट, सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या आएगा, कंटेंट आएगा, क्या आएगा, कंटेंट। और एक कंटेंट पे जाए ना, नीचे अलग अलग फोल्डर बने, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के, है ना, तो नीचे जाओगे यहाँ पर मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज का फोल्डर, ठीक है। टेस्ट सीरीज, इसमें 3-4 फोल्डर पहले से बने हैं, इसके अंदर है ना फिजियोलॉजी का बना है, ब्रीडिंग का बना है, तो आपको यहाँ मिलेगा किसका, एंटोमोलॉजी का टेस्ट, उसका एक्सटेंशन का फोल्डर बन के। टेस्ट कब है, टेस्ट कभी भी दे देना, मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। पीडीएफ इसकी अपलोड हो जाएगी, जो आज पढ़ा है ऐसी कैसी आपको अपलोड हो जाएगी, अभी जो पढ़ा रहे हैं अपन इसकी ऐसी कैसी अपलोड हो जाएगी। चलिए मैंने लिंक भेज तो दी थी, अच्छा ऐड नहीं हो पा रहा है क्या, तो आप मेरे को नोट सर अभी जैसी कंप्लीट हो जाएंगी मैं आपको प्राइस बता दूंगा ना, जैसे कंप्लीट हो जाए मैं आपको, मेरे को जिसका ऐड नहीं हो पा रहा है मैंने लिंक भेजी थी, अगर कोई ऐड नहीं हो पा रहा है मेरे को, तो मेरे इस नंबर पे आप क्या कर देना, मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगा, फिर जुड़ जाना, ठीक है। जो ऐड नहीं हो पा रहा वो हाई लिख के भेज देना, सर संकल्प बैच की लिंक भेज दो, तो फिर मैं आपको पर्सनली लिंक भेज देंगे, आप जुड़ जाना, जो अभी नहीं जुड़ पा रहा वो, ठीक है। अनअटेम्प्ट क्यों बताएगा, एक बार चेक कर लेंगे, अच्छा तुमने एक बार टेस्ट दे दिए होंगे इसलिए अनअटेम्प्ट बताएगा, भाई आपने अगर जबरदस्ती में दे दिया अटेम्प्ट कर ली, जब आपने पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो आपको अभी देना नहीं था वो, आपको ये नहीं करना था ना, एडवांस आप ना चलिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से चलिए, तो आपका जल्दी अच्छे से हो पाएगा। देखो मेरे तरफ से मैंने बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंशन पढ़ा दिया, अब बाकी यार एक्सटेंशन अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ा सकता ना। देखो एक्सटेंशन अपने आप में 2-3 सेमेस्टर में चलता है, मैं खाली एक्सटेंशन पढ़ाने बैठूंगा पूरा पूरा एक्सटेंशन, पूरा 4 साल की डिग्री का, उसमें तो तुमको 3 महीने लग जाएंगे, तुम्हारा पेपर ही हो जाएगा एक्सटेंशन एक्सटेंशन में। तो जितना एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉसिबल है जो पूछा जाता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी क्या कहना है, वैसे तो एक्सटेंशन इतना बड़ा रहता है, तो अब इतना बड़ा एक्सटेंशन को थोड़ी पढ़ाया जाएगा यार, वो तो 3 महीने में तुम्हारा पेपर ही आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, ये इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा एग्जाम में 90% यहीं से आता है, ठीक है ना। 50 टेस्ट तुमने अटेम्प्ट कर लिए इसलिए अनअटेम्प्ट बता रहा होगा, कमलेश जी, है ना, ऐसे बता ही नहीं सकता कि तुमने दिए नहीं टेस्ट अनअटेम्प्ट बताए, एग्जाम के लिए पर्याप्त, ठीक है। चलिए ओके, हाँ टेस्ट का अटेम्प्ट बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे ना, टेस्ट का अटेम्प्ट बढ़ा देंगे, अरे टाइम तो मिले यार बढ़ाने का, टाइम मिले तो मैं बढ़ाऊँ उनको, जैसे टाइम मिलेगा रविवार में अपलोड, है ना, टेस्ट के अटेम्प्ट बढ़ा देंगे। हाँ संडे और सैटरडे की छुट्टी है बिल्कुल, आप है ना मैसेज मत करना क्लास नहीं होगी, जिन जिनको मालूम है बढ़िया तैयारी करें, रिवीजन करें, फिर मंडे को अपन शानदार आगे पढ़ते हैं ना। चलिए ओके।